दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे। धन्यवाद। ये कोई फैशन नहीं जो आप मुझे देख रहे हैं अभी, ये तो पक्का है। ये एक ज़रूरत है हमारी, वो ज़रूरत आपकी भी होने वाली है। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। आप सबका स्वागत है। आज राजीव दीक्षित जयंती है और इस मौके से अच्छा मौका हो नहीं सकता है जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के लिए। और हमें ज़्यादातर लोग, हमें से बहुत सारे अभी मिले हैं, यही मौका मिलता है मिलने का। 10 साल से जुड़े वैसे भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे कुछ, हाँ, जो 10 साल से भी जुड़े हैं, लेकिन अधिकतर वो जो 3 साल का जो टाइम रहा 2020 ऑनवर्ड्स, जिसे लोग कोरोना काल बोलते हैं, उस टाइम पे हम लोग जुड़े थे, राइट। तो असलियत क्या है वो आपको समझ आ गई है, लेकिन फिर भी ये 2 दिन पहले का न्यूज़ है, ऑलमोस्ट सारे मीडिया में है। ये न्यूज़ मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये तो न्यूज़ हिंदुस्तान में है। इस न्यूज़ से आपको अनुमान हो जाएगा कि ये इशारा किस तरफ है। ये है हिंदुस्तान का ये न्यूज़। चीन में फैल रही है रहस्यमय बीमारी, पर भारत में कोरोना जैसी गाइडलाइंस, बच्चों पर खास सलाह, ठीक है ना। और आगे लिखते हैं ये, राज्यों को दिशा निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नोट में कहा गया है कि सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को बीमारी से निपटाने के लिए अस्पतालों, मेरे ख्याल से बीमारी से निपटने के लिए, सॉरी बीमारी से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारी उपाय की समीक्षा की सलाह देती है। बोलते रहे बीमारी से निपटने के लिए, लेकिन सच बात तो यही है कि क्या निपटाने की तैयारी चल रही है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी मुझे, खास तौर पे 2020 से जो हमने रवैया देखा उसके बाद से। आपने देखा, सबने देखा, जो भी इंसान हॉस्पिटल में जाता था वो इंसान तो वापस आता ही नहीं था, बल्कि उसकी लाश भी वापस नहीं आती थी। ये मानव इतिहास में पहली बार हुआ कि ये तो होता है कि इंसान गया, उसकी लाश वापस आई, लेकिन कभी भी आपने ये इमेजिन नहीं किया होगा कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कि इंसान गया और कुछ भी वापस नहीं आया। और उसी समय का दौर था जब पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स मुझे मिलते थे, बोलते थे कि भाई डॉक्टर ने बोला लंग ट्रांसप्लांट करा लो, हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो, बॉडी का कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा लो। तो नाउ यू कैन वेल कनेक्ट कि वो जो लाश के नाम पे वो गायब हो जाता था, तो उसके ऑर्गन्स कहाँ जाते होंगे। बहुत ही क्लियर बात है। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस तब मिले जो कि दबा दिए गए, राइट। और जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट 1 करोड़ में, लंग ट्रांसप्लांट 1 करोड़ में, तो ये सारा कुछ उस वक्त चल रहा था। लेकिन अब जो न्यूज़ पिछले 2 दिन से आ रहा है, मतलब ये राउंड 2 की शुरुआत है। कभी मंकी पॉक्स के नाम पे, कभी डिजीज एक्स के नाम पे, और अभी जो मैंने 2 दिन पहले की जो न्यूज़ पढ़ी वो। तो ऐसे में हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, ये समझना आपके लिए जरूरी है। और उसको समझाने के लिए ये जो भी आप देख रहे हैं टायर, एक दिल तो यहाँ आपको दिख रहा है जो आप सबको पता भी है, लेकिन भगवान ने व्हाट वी कॉल एज द सेकंड हार्ट भी हमें दिया है, लेकिन वो इतना छुपा हुआ है कि हमें अपने जीवन काल में पता ही नहीं चलता। द सेकेंड हाफ इज हार्ट, द सेकेंड हार्ट इज राइट हेयर, व्हाट वी कॉल एज द काफ मसल। ये जो काफ मसल आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं सेकेंड हाफ, सेकेंड हार्ट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक टायर रखा हुआ, पहले ये सिंबल है। ये सिंबल इसलिए है क्योंकि इस सिंबल के माध्यम से जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं वो आपके दिमाग में तो चले जाए, लेकिन वो दिमाग में बसा भी रहे। इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश, इमेजिनरी देश है, कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां पे एक कानून बना दे कि जब भी आपकी गाड़ी पंचर होगी, अभी क्या होता है जब पंचर होती है तो जैसे ही गाड़ी पंचर होती है, साइकिल पंचर होता है, स्कूटर पंचर होता है, तो आपको हर किलोमीटर में पंचर वाला मिल जाता है, वो पंचर ठीक कर देता है, 50-100 रुपए लेता है या उससे भी कम या ज्यादा। और पंचर को ठीक कराना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नियम बना दे कि पंचर का शॉप तो वही खोल सकता है जिसके पास बी 4 साल की डिग्री होगी, वही खोलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे मान लेते हैं कि पंचर
खोलने के लिए खास डिग्री की ज़रूरत है, खास परमिशन की ज़रूरत है, या फिर वो बड़ा शोरूम होगा तो वही खुलेगा। तो जितने सारे पंचर वाले हैं वो कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में इमेजिन कीजिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी तो पंचर होना बंद नहीं होगी, गाड़ी तो पंचर हो जाएगी। लेकिन अब क्या है कि 1 लाख रुपए का पर साल का इंश्योरेंस है। जब भी पंचर होगा आपको कॉल करना होगा है हेल्पलाइन में, तो वहाँ पे गाड़ी एम्बुलेंस आएगी, पंचर की एम्बुलेंस, और वो टो करके उस गाड़ी को ले जाएगी। लेकिन अब जब वो ले जाएगी बड़े शोरूम में, तो वहाँ के भी नियम है कि पंचर हम बाद में करेंगे, पहले एक्सरे करके देखेंगे गाड़ी में और कौन कौन सी गड़बड़ें हैं, पहले तो उसकी बात करेंगे, उसका शॉकर कैसा है, उसका इंजन कैसा है। और चांसेस ये हैं कि अगर हमें लगेगा कि गाड़ी इस लायक है ही नहीं कि दोबारा सड़क पे आए, तो गाड़ी आपको वापस नहीं की जाएगी, बल्कि आप अब तक सड़क पे चला रहे थे इसके जुर्माना भी आपको भरना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए कि ऐसा रूल हो जाए, तो आप, आई एम श्योर कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में ऐसा ही कुछ हो रहा था। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो गाड़ी है वो गाड़ी है आपकी बॉडी, आपकी जिंदगी की गाड़ी, राइट, जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। मतलब ये कि अगर आपको कुछ हो जाए, जैसे बुखार हो गया, जुकाम हो गया, उसका नाम दे दिया फॉर एग्जांपल कोरोना, कि ये तो बुखार नहीं है, तो जुकाम नहीं है, तो खांसी नहीं है, ये तो एक बहुत ही भयंकर इलाज है, बीमारी है, और इस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ही स्पेशलाइज कुछ चाहिए होगा, और वो स्पेशलाइज कुछ एक जगह पे होगा, और वहां पे जब जाएंगे तो जाना तो तय है कि चले गए, लेकिन वापस आएंगे कि नहीं वो तय नहीं है, और आएंगे तो किस कंडीशन में आएंगे ये तय नहीं है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर गाड़ी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, हम बोल सकते हैं कि हम पावरफुल उतने लोग नहीं हैं, हम पावरलेस हैं, हम कहाँ तक प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, गाड़ी तो चलानी पड़ेगी। तो एक तरीका ये कि पंचर बनाना हम खुद ही सीख जाएं, राइट, कि हमने पंचर बनाना सीख लिया, पंचर का किट भी खुद ही रख दिया, और जब भी पंचर हुआ, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, हमने पंचर लगाना वो कर दिया। इस तरह से आप बाईपास कर सकते हैं वो जो ट्रैप बना के रखा था कि पंचर के बहाने वो हमारे चुंगल में आएंगे, उस ट्रैप से आप बच गए। लेकिन चलो पंचर बनाना आपने सीख लिया, लेकिन वो जो ट्रैप पहले से बना हुआ है आपके गाड़ी को पकड़ने के लिए पंचर के बहाने, वही गाड़ी में कोई और भी कमियां आ सकती है, उसका शॉकर रियल में खराब हो सकता है, उसकी इंजन में रियल में कोई दिक्कत आ सकती है। तो अब इस स्थिति में अगर हम ये सोचें कि अब मैं पंचर की तरह उसका इंजन कैसे ठीक करना है, उसका शॉकर कैसे चेंज करना है, उसकी लाइटें कैसे ठीक करनी है, वो भी मैं सीख जाऊं, तो अब ये इम्पॉसिबल लगेगा, इजंट इट? बोलने का मतलब ये है कि ट्रैप में आप कभी ना कभी फंसने ही वाले हैं, आपकी गाड़ी कभी ना कभी फंसने ही वाले, पंचर के बहाने ना सही, लेकिन जब कोई और चीज होगी तो उसके बहाने फंसने वाले हैं। और सारी चीजों की मास्टरी करके, हर चीजों की फैक्ट्री, चाहे वो शॉकर की फैक्ट्री हो, इंजन की फैक्ट्री हो, लाइट की फैक्ट्री हो, वो सारी गाड़ियों के हर स्पेयर पार्ट की फैक्ट्री खुद ही बना के रख दिया, ताकि हम कभी ट्रैप में ही ना पकड़े जाए ऐसे शोरूम के, ऐसे एक व्यवस्था के। तो वो इम्पॉसिबल लग रहा है, राइट, वो इम्पॉसिबल लग रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कार, जब हम बात करते हैं गाड़ी की। लेकिन वो पॉसिबल है जब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, जो कि आपकी जिंदगी की गाड़ी है। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम बड़ा कैसे लगता है, कोई भी बीमारी बड़ी छोटी, इसके डेफिनेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि पंचर हो गया, क्या ये बड़ी बात है, छोटी बात है? बोलेंगे छोटी बात है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है आपके पास्ट में जब भी गाड़ी पंचर होती है, विद इन फ्यू मिनट्स आप ठीक करा लेते हैं, और ठीक कराने में ज्यादा टेंशन नहीं होती है और ज्यादा पैसा भी नहीं लगता। तो दैट इज द डेफिनेशन कि पंचर होना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि पंचर होने से के बाद गाड़ी एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकती, तो दैट वे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, इसलिए वो बड़ी बात नहीं है। तो कोई भी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है वो निर्भर करता है कि उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। अब मान लो वो सॉल्व करने के लिए, मान लो आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है जंगल के बीच में, अब ये प्रॉब्लम बड़ी है कि छोटी है? अब बड़ी हो गई। सेम प्रॉब्लम एट डिफरेंट प्लेस बिकम्स ए बिगर और स्मॉलर, राइट? तो प्रॉब्लम अपने आप में तो वही है, पंचर, लेकिन उस वक्त आपकी व्यवस्था क्या है उस पर निर्भर करता है कि वो प्रॉब्लम को बड़ा बोलें या छोटा बोलें। वही वाला प्रॉब्लम जंगल के बीच में हो जाए तो दैट कैन बी जानलेवा, राइट? उससे आपकी मृत्यु हो सकती है, कोई जंगल में कि कोई अटैक कर सकता है, कोई लूट सकता है, राइट? तो हमें समझना पड़ेगा जब हम बोलते हैं कोई प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर है और बहुत ही नजदीक है तो वो प्रॉब्लम छोटा सा है। जैसे अभी आचार्य जी ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में क्रॉनिक किडनी डिजीज छोटा प्रॉब्लम है, बिकॉज हम देखते हैं सोल्यूशन। तो वो कोई जानलेवा प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज वी हैव ए सोल्यूशन फॉर इट, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोले खांसी है तो ये कोरोना है, तो वो अगर इस तरह से कोई पेश कर दे तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम दिखने लगा है। तो किसी भी चीज को बड़ा बनाना, किसी भी चीज को छोटा बनाना, वो डिपेंड करता है कि उसका जो ऑब्वियस सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को उससे दूर ले जाओ।
मैं ऐसा करूंगा कि जितने सारे पंचर वाले सबको दूर ले जाऊंगा आपसे, तो वही छोटी दिखने वाली प्रॉब्लम जो बचपन से आपने देखी है, बचपन में जब हमने साइकिल चलाया, साइकिल पंचर हो गया, तो वही छोटी दिखने वाली प्रॉब्लम हमें बड़ी दिखने लगेगी और हम लगेगा पंचर, बाप रे बाप क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, राइट। तो अब तो लाखों रुपए खर्च होंगे, अब तो ये गाड़ी चली जाएगी, वापस नहीं मिलेगी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ इट। जिस इस तरह के जो अखबार में खबरें आ रही हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। राजीव दीक्षित जयंती है, राजीव दीक्षित जी के आपने व्याख्यान सुने होंगे। एक व्याख्यान में उन्होंने उस वक्त आज से 10 साल पहले एक्सपोज कर दिया था इस तरह के मेन स्ट्रीम मीडिया का। उसमें से एक मीडिया का नाम लेता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट। आपने सुना, आप लोगों ने? यस, सुना था, राइट। तो उन्होंने तभी एक्सपोज कर दिया था। 2020 में दिसंबर की बात है, जब हमने आपको अलर्ट किया था ये वैक्सीन लगाने से मृत्यु होगी, बड़ी तेजी से लोग मरेंगे, जो कि आज आप सत्य देख रहे हैं। तब टाइम्स ऑफ इंडिया, बीबीसी, आज तक, इन लोगों ने क्या किया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने खासतौर पे फ्रंट पेज पे मेरा एक रिपोर्ट छापा, इंटरव्यू को, मिसलीडिंग इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ के कि ये तो एक वैक्सीन का मिथ फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो तो जो हो रहा है वो अब देख रहे हैं। देखिए, हम सबसे नहीं लड़ सकते, लेकिन किसी एक से तो लड़ सकते हैं, राइट। हम सब मिलकर किसी एक को पकड़ लेंगे तो लड़ाई थोड़ी आगे चल सकती है। सारे मीडिया से, सारे मेन स्ट्रीम से तो नहीं लड़ सकते। तो मैंने ठान लिया कि टाइम्स ऑफ इंडिया को तो मजा चकाना ही है। तो उसके ऊपर कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट अभी चल रहा है केस, कल भी मेरी हियरिंग थी और बड़ी तेजी से वो केस चल रहा है, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके सामने कोई गलत चीज़ हो रही है और गलत चीज़ होते हुए हम लाचार है, कुछ कर ही नहीं रहे, तो आप भी उस गलत चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं वो हर एक के अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। और करना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कर रहे हैं तो किसी और के लिए कर रहे हैं, राइट। जिन्होंने नहीं कुछ किया, जो शांत रह गए, तो उनमें से बहुत सारे लोग तो अभी इस दुनिया में है ही नहीं ना, ऊपर हैं, राइट। तो अगर कोई ये सोचता है कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो हम बच जाएंगे, तो चांसेस बहुत कम है कि चुपचाप बैठे रहने से आप बच जाएंगे, क्योंकि जो लोग चुपचाप बैठे रहे थे उन्हीं में से बहुत सारे लोग ऊपर चले गए, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि आज की तारीख में यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि अनलाइक द कार, गाड़ियों में उनके सारे स्पेयर पार्ट अगर टूट जाते हैं तो उसकी अलग अलग फैक्ट्री होती है, लेकिन हमारे ह्यूमन बॉडी में सारी फैक्ट्री बॉडी के अंदर ही है, और उसकी जो चाबी है वो कहीं, मैंने आपको दिखाया था सेकंड हार्ट, जहां पे उसकी चाबी छुपी हुई है। और अब सीधे उस चाबी पे पहुंचते हैं, उस चाबी को समझने की कोशिश करते हैं। तो बोलने का मतलब है, ऐसे बहुत सारी परिस्थिति आती है। मान लो कोई बेहोश हो गया, मान लो किसी को एकदम से किडनी स्टोन का पेन आ गया, तो ये सारी स्थिति को हम समझते हैं कि ये तो इमरजेंसी स्थिति। मान लो किसी की हड्डी टूट गई, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि छोटी प्रॉब्लम है? ये बड़ी प्रॉब्लम तब तक है जब तक कि इसका सोल्यूशन हमें नहीं पता। अगर सोल्यूशन पता हो, बड़ा सिंपल सोल्यूशन हो, सामने हो, सॉल्व हो जाए उसी वक्त, तो छोटा प्रॉब्लम हो गया। तो कोई भी प्रॉब्लम कितना बड़ा है कितना छोटा है वो डिपेंड करता है कि उसका सोल्यूशन आपके पास है कि नहीं है। तो आज हम उन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे जो हमारे दिमाग में भर दिया गया कि तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और भरने का तरीका बड़ा क्लियर है कि उसका जो ऑब्वियस सोल्यूशंस हैं उनको छुपा दो, उनको हटा दो, उनको गायब कर दो। अब देखो जी, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, राइट। इस तरह से उसको पेश कर दो और फिर हमें भी लगने लगेगा कि प्रॉब्लम बड़ा है। लगना जो होता है वो दिमाग से नहीं होता, वो ब्रेन से नहीं होता, वो इमोशन से होता है, राइट। वो पता है कि ये गलत है, लेकिन तब भी हमारे इमोशंस जो है वो हमारे लॉजिक को नहीं समझते। आप जब कोई डरावनी मूवी देखते हैं, आपको पता है कि जो मूवी से कोई भूत जंप करके स्क्रीन से बाहर आने नहीं वाला, ये क्लियरली पता है आपको। आपको कोई अटैक नहीं करने वाला है, क्लियरली पता है। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्लियरली पता है, लेकिन फिर भी तो डर लगता है ना, राइट। क्योंकि आपकी जो लॉजिकल माइंड है वो आपके बॉडी को नहीं कंट्रोल कर रही है, आपकी जो इमोशनल माइंड है वो कंट्रोल कर रही है, राइट। और यही बात है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में होता है। उनको ये बात पता चल चुकी है कि लॉजिकली सबको पता है कि ये पिछले 3 साल में घपला हुआ था, राइट। उसका एक सबूत ये है कि जो तो बोलता है ये, आपके सामने कोई आए कि नहीं नहीं ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ये 2 लगा दिए, 2 मैं उसको बोलूंगा ऐसे करके इशारा, क्योंकि ये जो लाइव चल रहा है ना यही काट देंगे बार बार अगर ये वर्ड आएगा तो, है ना। तो 2 खुराक लगा दिए, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, तभी तो हम आजाद घूम पा रहे हैं, वो 2 खुराक ने हमें बचा लिया। उसी इंसान से पूछो जो तीसरा वाला है वो क्यों नहीं लगाया फिर आपने? तीसरा भी लगा लो। जिनको भी जरा भी जिनको लगता है कि उससे कुछ फायदा हुआ वो भाग के जाके तीसरा लगा ले। तीसरे तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, वो तो वैसे भी एक्सपायर होने वाले हैं, राइट। किसी ने भी तीसरा नहीं लगाया, यही अपने आप में सबूत है कि लोगों के ब्रेन में तो पता चल गया कि गड़बड़ क्या है।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम ब्रेन से नहीं कंट्रोल्ड है, हम इमोशन से कंट्रोल्ड है, और इमोशन को कंट्रोल करता है जो भी चीज हमारे आंखों के सामने बार बार रिपीटेडली आएगी, वही चीजों से हम हमारे एक्शन कंट्रोल होते हैं। जिस तरह से डरावनी मूवी आपकी आंखों के सामने आएगी तो आप डरने लगेंगे, चाहे ये पता है कि भाई ये तो मूवी है, कुछ हमें नुकसान नहीं होने वाला। ठीक इसी तरह से जो न्यूज मैंने पढ़ा, यही न्यूज अगर मैं अभी 10 बार 100 बार पढ़ लूं तो आपको डरने लगने लगेगा। बल्कि जब मैं न्यूज चैनल अब तो देखता नहीं हूं, पहले जब गलती से कोई लग जाता था और इस तरह से म्यूजिक आता था कि भाई एक भूत आने वाला है या आ गया, मुझे ही डर लगने लगता था। तो आप समझ सकते हैं कि वी आर कंट्रोल्ड बाय आवर इमोशन एंड इमोशन इज कंट्रोल्ड बाय द रेपिटेशन। एक चीज को कई बार बोल दो, कई लोग बोल दें, वो झूठ भी होता है, तब भी हमारा दिमाग उसे ऐसे सच ही उसको लेता है और उसके हिसाब से हमारे एक्शंस और हमारे डिसीशंस होने लगते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमें समझ आती है वो अपने दिमाग में हम खुद ही रिपीट करें। तो तभी मैंने ये टायर आपकी आंखों के सामने रखा है। इस टायर की जरूरत आज तो पड़ेगी ही अलग अलग जगह पे इस लेक्चर के, बल्कि आज के बाद भी जब भी किसी टायर को देखेंगे आप इसको जरूर याद कीजिएगा कि आज हम जो गुण सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बुक अभी रिलीज हुई, जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, जो लाइव हम देख रहे हैं, ये बुक आप vishwarup.com/circadian doctor इस वाले लिंक में जाके इसी वक्त आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। सर्केडियन डॉक्टर मतलब कि बहुत सारे लाइफस्टाइल ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसके सॉल्यूशंस हम बड़े आसानी से घर बैठे बिना कुछ खर्चा किए कर सकते हैं। उसका साइंस, उसके एविडेंसेस और उसके अचीवमेंट्स के ऊपर ये किताब है। और मुझे लगता है कि जो भी इंसान थोड़ा भी हेल्दी रहना चाहता है वो भी फ्री में, वो भी घर बैठ के उसको ये किताब पढ़नी चाहिए। ये किताब हालांकि आज तक हमने रोका हुआ है अमेज़न बाकी साइट्स पे बेचने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले फ्री डाउनलोड हो जाए, उसके बाद बिकता भी रहेगा ये, राइट। तो नॉलेज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड हार्ट की, दूसरा हार्ट। एक हार्ट तो ये है जो आप देख रहे हैं, है ना, जिसको आपको पता है। लेकिन मान लो किसी को एंजाइना होता है, हार्ट अटैक होता है, या हार्ट अटैक के सिम्टम आते हैं, पेन रेडिएट होता है, तो और वो उसका कारण अगर हार्ट है, तो हार्ट पर हमारा कंट्रोल या एक्सेस उसको पकड़ नहीं सकते, वो अंदर कहीं घुसा हुआ है, राइट। वहाँ तक पहुँच हमारे हाथों की नहीं है, उंगलियों की नहीं, बिकॉज दैट इज इनसाइड। तो उस वक्त अगर हार्ट को पकड़ना है तो हार्ट का छोटा भाई भी मौजूद है, और छोटा भाई जिसे लिटरली मेडिकल भाषा में सेकंड हार्ट बोलते हैं, वो जहाँ पे आप देख रहे हैं ये काफ मसल, ये है हमारा सेकंड हार्ट। दिस इज सेकंड हार्ट। ये इसलिए सेकंड हार्ट है क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशन की, कि कुछ भी हो जाए, हमारी मेडिकल स्थिति कुछ भी हो जाए, हम कैसे उसको कंट्रोल कर पाएं। अभी तक हम बात कर रहे थे DIP डाइट लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीज की, क्रॉनिक किडनी डिजीज वो भी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीज है। अब उससे हम थोड़ा सा हट के आज हम इमरजेंसी की बात करते हैं, राइट। तो इमरजेंसी में अगर हार्ट से जुड़ा हुआ, मान लो किसी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, राइट, हार्ट बीट बहुत बढ़ गया, तो यहाँ पे हार्ट को पकड़ना मुश्किल है। या तो उसको काट के अंदर हाथ डाल के पकड़ेंगे, दैट इज द ओनली वे, लेकिन यहाँ पे हार्ट को पकड़ना आसान है। ये पहली बात तो हार्ट क्यों है, कैसे है, वो 1 मिनट में समझा देता हूँ, फिर इसको कैसे इस्तेमाल करना है उसको, उस पर हम बात करेंगे। अलग अलग मेडिकल सिचुएशन में कैसे यूज़ हम करते हैं हमारे हिम्स हॉस्पिटल में, कैसे आपको करना आज से, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये सारी तैयारी अभी से लगनी है, क्योंकि एक बात समझना होगा, जब भी कोई इंसान डर जाता है तो डरते ही उसके बॉडी के जो रेस्पॉन्सेज हैं वो बदलने लगते हैं, राइट। उस समय भी यही वाला हार्ट है जो आपको हेल्प करेगा टू ओवरकम दैट, राइट। तो ये एक नया ट्रेनिंग है, इसको ध्यान से समझिए, और आपसे अच्छा इसको समझ के कोई और तक नहीं पहुंचा सकता, बिकॉज आपने ऑलरेडी CCAP सर्केडियन क्लॉक एंड आयुर्वेदिक पंचकर्मा कोर्स किया है या कर रहे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट इज ऑलरेडी टू सर्टेन एक्सटेंट। अब आपको समझना ही आसान हो जाएगा और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से अभी मैं खड़ा हूं, तो हार्ट में ब्लड हार्ट सर्कुलेट करा रहा है, वो ब्लड को ऊपर खींच रहा है, और लॉ ऑफ ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींच रही है। लॉ ऑफ ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है। तो ऐसे में हार्ट के लिए थोड़ी देर में मुश्किल हो जाता है कि ब्लड को लगातार ग्रेविटी से लड़ते हुए ऊपर मेंटेन करे, सिर तक पहुंचाना है, हार्ट को सिर तक पहुंचाना है, राइट। पहले भी मैंने आपको बताया था कि बाकी जितने भी एनिमल्स हैं आप देखेंगे उन सबका हार्ट सेंटर पे होता है। वो चारों टांगों पे अगर होते हैं ऐसे करके, तो हार्ट इज इन द मिडिल, बीच में है, राइट, बहुत ज्यादा ऊंचे पे नहीं है।
और इंसान ने खड़ा होना सीख लिया तो हार्ट को ऊपर ले आया, जितना ऊपर जाएगा उतनी लॉ ऑफ ग्रेविटी से लड़ना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो बहुत सारी बीमारियां जो बाकी जानवर में नहीं होती वो इंसान में इसीलिए होती बिकॉज इंसान की जो बनावट है, जो दो पैर में खड़े होना, वो एक डिसएडवांटेज है। उसकी हार्ट कंपैरेटिवली हमारे बॉडी के ऊपर साइड में है और ब्लड को और ऊपर भी थ्रो करना है, और ऐसे में एक हार्ट से कई बार सर्कुलेशन नहीं बन सकता, तो यहाँ पे सेकंड हार्ट, दोनों जो काफ मसल है वो सेकंड हार्ट की तरह काम करता है। जब मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ऐसे में जो यहाँ पे वेन्स हैं, जो ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल तभी जाके वो डायलेट होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हैं, डायलेट होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हैं, जस्ट लाइक हार्ट। और तभी जाके वो जो गंदा खून जिसे बोलते हैं ब्लू ब्लड, वो हार्ट तक ऊपर पहुंचाने में मदद करता है। मान लो किसी भी पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट कमजोर हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, तो इन दोनों हार्ट की मदद ले लो ताकि इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ा दें। इन दोनों की मदद आप ऑलरेडी ले रहे हैं इस वक्त भी, राइट नाउ ऑल्सो यू आर टेकिंग, राइट। राइट नाउ आई एम टेकिंग बिकॉज आई एम मूविंग। मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन आप अभी मूव नहीं कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग, राइट। कुछ लोग सिर्फ पैर हिला रहे हैं, कुछ लोग पैर नहीं हिला रहे हैं। जो लोग पैर नहीं हिला रहे हैं, जैसे कि हमारी आदत है कि हम जब बैठते हैं तो स्टेशनरी बैठते हैं, स्टेशनरी बैठ रहे हैं, राइट, यही आदत है, राइट। कई बार पैर हिलाने को भी एक बैड मैनर बोला जाता है। जब आप स्टेशनरी बैठ रहे हैं उस वक्त आपका सेकेंड हार्ट स्विच ऑफ है। सेकेंड हार्ट यूज ही तब होगा जब बॉडी में या पैरों में मूवमेंट होगी, तभी वो यूज होगा। लेकिन क्योंकि आप बैठे हुए हैं, खड़े हुए नहीं हैं, तो आपका हार्ट ऑलरेडी नीचे है ना। तो इतनी पोस्चर में, इस पोस्चर में, इस लेवल में ये वाला हार्ट जो है वो काफी है ब्लड को सर्कुलेट करने में। लेकिन अगर मैं खड़ा होता हूं और अब भी मैं मूव नहीं करता हूं और ऐसा मैं 20-25 मिनट करूं, तो अब मेरा हार्ट हारने लगेगा। क्योंकि मेरा हार्ट हारने लगेगा तो ये ब्लड जो सिर तक पहुंचता था वो कम पहुंचेगा, तो उससे अनकॉन्शियसनेस, धड़ाम से बच्चे गिरते हैं, आपने देखा असेंबली में, आप में से कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया। और जैसे ही धड़ाम से गिरे तो यू आर एट द लेवल ऑफ ग्रेविटी, तो दोबारा से सर्कुलेशन मेंटेन हो गया। ये सारी बातें मैंने पहले भी आपको बताई हैं, राइट। लेकिन इसमें मैं बात ऐड करना चाहता हूं कि ये है सेकेंड हाफ। जब आप पैर को मूव करते हैं, जैसे अभी मैं मूव कर रहा हूं, तो मैं अपनी सेकंड हार्ट को फर्स्ट हार्ट से जोड़ रहा हूं, फर्स्ट मतलब प्राइमरी हार्ट से जोड़ रहा हूं। तो अब ऐसी स्थिति में मेरी हार्ट को सपोर्ट मिल रहा है, दिस इज द बेस्ट सिचुएशन, राइट। वर्स्ट सिचुएशन इज इफ आई डोंट मूव, अगर मैं मूव ना करूं, सिर्फ सिर मूव कर रहा हूं, हाथ मूव कर रहा हूं, लेकिन पैर नहीं मूव कर रहा हूं। ये जो सेकंड हार्ट है ये मूव ही तब करेगा जब पैर मूव होंगे, हाथ मूव होने से नहीं, सिर मूव होने से नहीं। पैर जब मूव होंगे तो वो काफ मसल है, तभी वो कंस्ट्रिक्ट होगा, तभी वो डायलेट होगा, और उसी से तब सपोर्ट मिलेगी इस हार्ट को, राइट। दुनिया में एक बहुत बड़ी स्टडी जिसका नतीजा अभी आया है पिछले साल, 25 साल से 1998 ऑनवर्ड स्टडी की जा रही है, और देखा गया कि कोई एक अगर ऑर्गन है जिससे ये पता चले कि इंसान कितना जिएगा, तो किसी एक ऑर्गन की कंडीशन अगर कॉमनली देखा जाए तो दैट इज द काफ मसल। काफ मसल्स, थ्रू काफ मसल वी कैन प्रिडिक्ट द मॉर्टलिटी ऑफ द पर्सन, राइट। जिनके काफ मसल ठीक नहीं होते हैं उनकी मृत्यु के चांसेस अगले 10 साल में 3 गुना होता है इन कंपैरिजन टू जिनके काफ मसल ठीक होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर पेशेंट बट दे हैव ए गुड काफ मसल्स, राइट। गुड काफ मसल किसे बोल रहे हैं, उसे कैसे गुड करना है, इस पे हम आएंगे, राइट। लेकिन अभी एक ओवरऑल मैं अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाहता हूं कि दिस इज ए पंप। इस पंप को आप जब यूज करेंगे, इस पंप को एक ही टाइम पे यूज नहीं करना है जब आप सोते हैं, तब स्टेशन, बिकॉज तब आप ऑलरेडी ग्रेविटी के लेवल पे, तब जरूरत ही नहीं आपके हार्ट को। लेकिन सोने के अलावा किसी भी और पोस्चर में इस पंप का रोल है। आपने गौर किया होगा, कोई भी एनिमल को ध्यान से देखिए, वो कोई भी एनिमल 100% स्टेशनरी नहीं रहता जब वो जगह रहता है, उसके पैर थोड़े बहुत हिलते डुलते रहते हैं। यानी कि हर एनिमल अपने सेकंड हार्ट को हमेशा यूज में लाता है, एक्सेप्ट जब वो सो रहा होता है। इंसान जैसे अभी हम में से ज्यादातर लोग या सभी के सभी सेकंड हार्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यही हमारी लाइफस्टाइल है। और इसी तरह से आप अपने ऑफिस में अगर 8 घंटे बैठ गए, यानी कि 8 घंटे आपने अपने सेकंड हार्ट को इस्तेमाल नहीं किया, और ऐसे ही आप करने वाले हैं अगले कुछ साल तक, ऐसे ही करते आए हैं पिछले कुछ साल तक, राइट। जो हमने कर दिया है गड़बड़, उसको हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन आगे गड़बड़ ना करें, तो वो आज हम बात कर रहे हैं, हाउ टू इन्वॉल्व द सेकंड हार्ट सो दैट, एक तो क्रॉनिक डिजीज में, एक तो इमरजेंसी कंडीशन में। इमरजेंसी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या करें, किसी को एंजाइना पेन हो गया तो क्या करें। जब एंजाइना होता है, जब हार्ट अटैक होता है, तब हमें इस हार्ट का हम अंदर जा नहीं सकते, इस हार्ट की मदद ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, ये बात मैंने पहले भी बताई है, लेकिन ये बात जितनी बार बताओ उतना कम है, एक बार और बता देता हूं। जब भी किसी को एंजाइना हो, जब भी किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो, द फर्स्ट थिंग इज कि सेकेंड हार्ट
को फर्स्ट हार्ट से जोड़ देना है, उसके करीब ले जाना है। ये दोनों जितने करीब होंगे उतना ज्यादा सपोर्ट इस हार्ट को मिलेगा। वेरी सिंपल। कैसे करीब लेना है ये आपको मैंने सिखाया था, एक बार और करके दिखाता हूं। अब आई कैन सिट लाइक दिस हियर, पीछे नीचे बैठ गया और ये सपोर्ट लेके व्हेन आई एम सिटिंग लाइक दिस, राइट। अब आप देखिए ये सेकंड हार्ट इज वेरी क्लोज टू द फर्स्ट हार्ट। ये जो पोस्चर है और पीछे सपोर्ट है, इस पोस्चर में वो जो पेशेंट है, पेशेंट को आराम मिलेगा, उसकी एंजाइना कम होगी, उसका बीपी कम होने लगेगा। तो वेरी सिंपल ये पोस्चर। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये कोई मेरी इन्वेंशन नहीं है, ये तो जन्मों जन्मों से है, राइट। प्रॉब्लम ये है कि ये छोटे छोटे जो सोल्यूशन है, अगर ये सोल्यूशन लोगों को पता चल जाए, कोई हार्ट अटैक से डरेगा, घबराएगा, जैसे ही कुछ ऐसा उसको लगेगा ये बैठ जाएगा ऐसे। फिर भी अगर कम नहीं होता तो अदरक चबाएगा, जैसे हम बताते हैं, राइट। ये 2 स्टेप तो सभी कर सकते हैं कहीं भी, राइट। लेकिन इनको छुपा दो, वो साइकिल वाला जो आता है सड़क पे बैठता है उसको हटा दो, भगा दो। अब जब पंचर होगा तब सीधा बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ले जाओ। जो जो बातें हम यहाँ पे बताएंगे या जो बातें मैंने अभी बताई हैं, ये सारा हमारे आयुर्वेद के टेक्स्ट में पहले से ही लिखा हुआ है। 2500 साल पहले, 5000 साल पहले से ही लिखा हुआ है। द ओनली थिंग इज उसको छुपाया गया है। तो हमारे बीच डॉक्टर अनु हैं। डॉक्टर अनु प्लीज कम ऑन द स्टेज। और इसका जो आयुर्वेदिक एस्पेक्ट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आप सीसीपी के स्टूडेंट हैं। फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच। जैसे अभी डॉक्टर बीआरसी बता रहे थे कि जो हमारा काफ मसल है वो एक सेकंड हार्ट है। देखिए आयुर्वेद में अगर हम कनेक्शन ढूंढते हैं चीज़ों का जो हमें ऑलरेडी मालूम होता है, तो हम उसको सेम नाम से या हम सोचते हैं कि शायद एक ही जगह पे ये बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही मेंशन किया हुआ होगा। लेकिन कुछ हज़ार वर्षों के बाद अगर हम इसी बात को किसी दूसरी भाषा में एक्सप्लेन करेंगे तो उससे सच बदल जाने वाला नहीं है। तो यही सच्चाई जो आज हमें लग रहा है कि हाँ ये सच है, क्योंकि जिस भाषा में ये बोली जाती है या लिखी जाती है उसको हम समझते हैं, यही सच्चाई हज़ारों साल पहले आयुर्वेद के टेक्स्ट में लिखी हुई है। किस तरह से, ये मैं अगले 3-4 मिनट में आपको ब्रीफली बताऊंगी। यस तो मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहती हूँ। 23 जुलाई 2022 में हमने बात की थी कि सर्कुलेशन में हमारी बॉडी में आयुर्वेद के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है। तो अगर आप सबको याद हो, और जिन लोगों ने कोर्स किया है वो तो और भी आसानी से इसको समझ सकते हैं कि वायु जो वात है, वात गुण जो हमारी बॉडी का है, या वायु है जो एयर है, जैसे कि बाहर सारी चीज़ों की मूवमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी जितनी भी सर्कुलेशन है या कोई भी मूवमेंट है, कोई भी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो उसी से ही कंट्रोल होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है उसके लिए आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से वायु का एक टाइप जिसका काम ही केवल सर्कुलेशन करना है वो है व्यान वायु। याद होगा सबको? यस। तो इसमें हमने क्या किया कि इसको इस तरह से समझते हैं कि जो वायु है उसकी सीट्स क्या हैं। सीट्स मतलब वो एक्चुअली मेनली कहाँ पकड़ सकते हैं या कहाँ पाई जाती हैं या मेन फंक्शन उसका कहाँ है, वो समझेंगे तो अपने आप ये कनेक्शन समझ में आ जाएगा। हालांकि ये पूरी बॉडी में है हमारी, लेकिन जो मेन साइट्स बताई हैं हमारे शास्त्रों में, चाहे वो अष्टांग हृदय हो, अष्टांग संग्रह हो, चरक हो, सुश्रुत हो, कोई से भी टेक्स्ट उठा लीजिए जहाँ एनाटॉमी की बात है कि वो ये चीज़ कहाँ होती है, वहाँ पे तो वहाँ बताया गया कि वो हवा कहाँ है, मतलब वात कहाँ है हमारी बॉडी के अंदर, उसका मेन स्थान कहाँ है, इंटेस्टाइन्स पक्वाशय, श्रोणी यानी कि पेल्विक रीजन, बोन्स मत समझ में आता है, इंटेस्टाइन्स के अंदर बहुत सारा स्पेस है वहाँ होगा, है ना, लॉजिक बन रहा है। पेल्विक रीजन में मूवमेंट की ज़रूरत है, बाहर निकालना है सारा कुछ, और बहुत सारा स्पेस है वहाँ पर भी, अंदर कैविटीज़ हैं वहाँ होगा, समझ में आता है, राइट। उसके अलावा फिर बताया कि अस्थि यानी कि बोन्स, अब बोन्स के अंदर भी हॉलो स्पेस है, समझ में आ गया कि ठीक है वहाँ पे भी वायु होगा। ईयर्स, हमें सुनाई देने के लिए वाइब्रेशंस की जरूरत है, वो कौन करेगा, कौन करेगा? यस, तो वहाँ पे भी समझ में आता है, राइट। लेकिन एक चीज और लिखी गई है वहाँ पे, वो है शक्ति यानी कि लोअर लेग्स। अब वहाँ पे इसका क्या काम है?
और अगर सारे मसल्स को मूव करने के लिए इसकी जरूरत है तो पर्टिकुलरली इसी जगह की बात क्यों की गई? दैट मीन्स वायु हैज टू डू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्टेनिंग टू दिस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो उसी से समझ में आ जाता है। ये रहे वो सारे रेफरेंसेस, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, अष्टांग हृदय जो आचार्य वाग्भट ने लिखा है, अष्टांग संग्रह जो हमारा बेसिक बुक है जो फर्स्ट ईयर में आयुर्वेद के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि व्यान वायु कहाँ होती है और उसका क्या काम होता है। तो ध्यान से पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है कि सर्कुलेशन, और उस वायु का स्थान अगर ये है तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ तो उसको करना था जो मेंशन किया गया स्पेसिफिकली। शक्ति, शक्ति इज द वर्ड, यू कैन सर्च और इसको आप समझ सकते हैं। ये है व्यान वायु के काम, जिसमें कि क्लियरली लिखा हुआ है कि जितनी भी डायरेक्शंस में सर्कुलेशन होता है, ये पीछे इसमें भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें भी, कि जितनी भी डायरेक्शन से, माने कि अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स और साइडवर्ड्स, हर डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है सर्कुलेशन का, सर्कुलेशन में कि न्यूट्रिशन को कैसे सप्लाई करना है, उसमें व्यान वायु हैज टू प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल। यही है जो लेके जाता है, इसी का ही वो काम है। तो ये जो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें स्पेसिफिकली ये जो टर्म है फ्रॉम ऑल साइड्स, सर्वथा फ्रॉम ऑल साइड्स, पूरी बॉडी में जहां कहीं भी जाना है, और फिर उसका सीट बता दिया गया। ये मर्म पॉइंट्स, मर्म के बारे में सबने सुना होगा। मर्म एक वाइटल पॉइंट को बोला जाता है जहां पे हमारे वेन्स, नर्व्स, बोन्स, लिगामेंट्स, इन सबका एक ये ऐसे एनर्जी पॉइंट्स है हमारी बॉडी में 117 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उनमें से एक मर्म पॉइंट इंद्रवस्ती करके हमारे इसी काफ मसल में होता है, और वो मर्म और पैर के नीचे सोल पे एक ताल हृदय मर्म होता है, जो दोनों मिलके हमारे हार्ट को, हमारी सर्कुलेशन को, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। और उनको ऐसा हर शास्त्र में लिखा हुआ है जो मैंने पीछे बताया। आप चाहें तो जितना मर्जी इसके बारे में पढ़ें, जितना मर्जी इसके बारे में सीख सकते हैं। तो ये सारा कुछ मिलके हमें ये समझ में आता है कि ये जो काफ मसल है ये एक हार्ट की तरह काम करता है, और ये हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में हजारों साल पहले हमारे आचार्यों ने इसको समझाया, लेकिन उस भाषा को हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए हमें ये लग रहा है कि शायद ये नई बात है। तो मेरा काम यही था कि ये नई बात नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज नहीं आने की वजह से हमें समझ नहीं आ रही, और अगर आज के कुछ वर्षों के बाद अगर हम किसी दूसरी भाषा में बोलेंगे तो ये सच ही रहने वाला है कि ये जो काफ मसल है सर्कुलेशन को ऊपर की तरफ पंप करने के लिए इसका जो रोल है, जो व्यान वायु करती है, उसकी टेक्सचुअल रेफरेंसेस मैंने आपको दिए, और इस पे हजारों रिसर्च पेपर्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अभी हमारे लेक्चर शुरू हुए थोड़े ही मिनट हो गए, लेकिन अभी मुझे पता चला, हमारे मीडिया टीम ने बताया कि ये जो सर्केडियन डॉक्टर है ये ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रहा है राइट नाउ। तो ये बड़ी बात है, यानी कि इन चीज़ों की लोगों को ज़रूरत है, लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होने लगी है, ये इसी बात का सबूत है। और जैसे अभी तक आपको पता चला कि कोई भी प्रॉब्लम अपने आप में बड़ा या छोटा नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव। अगर उसका सोल्यूशन आपके पास मिल गया तो वो छोटा प्रॉब्लम है, उसकी सोल्यूशन नहीं मिला तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण लूँगा। ये आप देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, एक बच्चे के पिता की कहानी है। जूम हम सब जानते हैं, जूम से लाइव होता है, अभी भी लाइव चल रहा है, लेकिन आज से 4 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि लाइव भी कोई चीज़ होती है। सो लाइव भी कोई चीज़ होती है 4 साल पहले, नोबडी वुड हैव अंडरस्टूड या इमेजिन। आज से 10 साल पहले, यानी कि 2013 में अगर कोई बोलता कि आप यहाँ पे हो और बाकी लोग अलग अलग लोकेशन पे होंगे और सबको मैं एक स्क्रीन पे बात करा दूंगा, उनको दिखा भी दूंगा, सुना भी दूंगा, आप में से कोई भी नहीं मानता। लेकिन तब एक कंपनी आई थी, भारत की कंपनी थी, उसका नाम था विज़आईक्यू। उन्होंने मुझे बोला कि भाई ऐसा हो सकता है, आपके तो अलग अलग जगह पे स्टूडेंट्स हैं, क्यों ना आप सबको इधर एक जगह ना बुला के उनको ऑनलाइन वर्ड भी तब मैंने पहली बार सुना कि ऑनलाइन भी कोई चीज़ होती है, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया विज़आईक्यू। उस कंपनी में जो डायरेक्टर थे उनका नाम है कल्याण सरकार, वो मेरे मित्र बन गए, और उसके बाद वो उससे पहले इंडियन एयरफोर्स में काम करते थे, वहाँ से उन्होंने रिटायर करके वहाँ आ गए, उम्र ज़्यादा नहीं, रिटायर प्री मैच्योर ले लिया। और उसके बाद जब वो मुझसे जुड़े और ये सारा कुछ पता चला, उसके बाद उनकी बेटी भी, बेटी का नाम है मोन्टाज,
और 2017 की बात है। और उनको अपनी बेटी से इतना प्यार था कि उसके बाद उस बेटी पे किताब लिखी जब बेटी पैदा हुई थी, मॉन्टाज ऑफ माई लाइफ, और उन्होंने पहली कॉपी मुझे उस वक्त दी, 2017 की बात है, साइन करके। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बच्चे के लिए मुझे अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ बिताना है। तो बच्चे के लिए बिताना है तो ये जो जगह है जहाँ पे वैक्सीन है, जहाँ दवाइयाँ हैं, जहाँ इस तरह के षड्यंत्र हैं, राइट, जिस तरह के षड्यंत्र, कहीं भी हॉस्पिटल जाओ तो किस तरह के, तो इन सब से बचाने के लिए गाँव में ले जाएंगे, और गाँव में और स्कूल में भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो वहाँ भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। होम स्कूलिंग कराएंगे, घर में खेती करेंगे, ये सब कुछ उन्होंने प्लान किया और ऐसा करना शुरू भी कर दिया। तो ये तो थी तब की बात। अभी अगस्त महीने की बात है, ये है 2017 की बात। उसके बाद हमारा कांटेक्ट उतना रहा नहीं, बीच बीच में कभी कभी पता चलता था। अगस्त, अभी 2-4 महीने पहले की बात, अचानक फ़ोन आया शाम को 7 बजे और बताया कि मेरे हाथ पैर सारे क्रिपल्ड हो गए, पैरालिसिस हो गया है, आँखों से मैं अंधा हो गया हूँ। मैं टाटा मेमोरियल के सामने खड़ा हूँ और उन्होंने मेरी सर्जरी बता दी, कीमोथेरेपी बता दिया, रेडिएशन बता दिया, जितने सारे तरह के इलाज हो सकते थे सारे मेरे ऊपर होने वाले हैं, जिसका मैं सख्त खिलाफ ऑलरेडी था या हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये ठीक नहीं करेगी, इंसान को बर्बाद कर देगी फिजिकली एंड मेंटली एंड वेल्थ वाइज ऑल्सो, पैसे से भी। तो क्या करूँ? मैंने उसको बोला कि भाई अभी का फ्लाइट पकड़ के मुंबई से सीधे आप आओ हिम्स मेरठ उसी वक्त। तो उन्होंने ऐसे ही किया। वो उनकी बेटी जो कि अभी 7 साल की हो गई ने 5 साल की होगी, 5 साल की है ना डॉक्टर मिता? यस, 2017 से लेके 6 साल लगभग, और तीनों ने मिलके, क्योंकि होम स्कूलिंग थी, अगली फ्लाइट पकड़ी और रातों रात यहाँ एयरपोर्ट पहुँचे और हिम्स मेरठ से टीम आई, मेडिकल टीम आई, लेके अपने एम्बुलेंस में उनको हिम्स मेरठ में दाखिला करा दी। ये है अगस्त की बात। अभी ये चल रहा है 30 नवंबर। और उसके बाद अगले दिन, उस वक्त मेरा 3 दिन का कैंप चल रहा था, तो कैंप की मैं वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो ऑन करें, वीडियो। शंकर, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, वीडियो ऑन करो यार। या आप इसमें देखेंगे वीडियो में वो पीछे उधर कहीं बैठा हुआ है, ये रहा, व्हील चेयर में। दिस इज द मैन आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हील चेयर में बैठा हुआ ये इंसान, और व्हील चेयर में आया, और उसकी हालत देख के मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिसको इतना स्ट्रांग मान के मैंने देखा और उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। तो ये आप देखेंगे कोने में, राइट, उस बैच में जो हमारे पार्टिसिपेंट थे ये सारे, अगर वो इस वक्त लाइव देख रहे हैं तो वो रिलेट कर पाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि आंखों का अंधा होना, इसका एक्सपीरियंस हमारे हिम्स में भी तब तक तो था नहीं। तो हमने ये डिसाइड किया कि पूरे देश में और विदेश में जितने सारे जगह पे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो केरला हो या बाहर यूएस हो, और ये भी जो कल्याण सरकार है ये भी अपने आप में एक बड़ा शख्सियत है, तो उसने भी कांटेक्ट किया और हमने भी कांटेक्ट किया, हर जगह कांटेक्ट करके देख लिया। और उसके बाद अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आया, रिपोर्ट मैं आपके सामने दिखाता हूँ। तो कई सारी मल्टीपल प्रॉब्लम हुई, जिसमें बोला गया कैंसर है, जिसमें बोला गया रेटिनल डिटैचमेंट है। नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट कर दो भाई शंकर, वीडियो को नेक्स्ट कर दो। अगला स्लाइड। ये अल्टीमेटली यहाँ पे रिपोर्ट आई और बताया कि उसकी रेटिना यानी कि आँख के पीछे का खास टिश्यू वो डिटैच हो गया, वो निकल गया वहाँ से, जिसकी वजह से सिर्फ लाइट परछाई दिखेगी, 3-4 कितने फिंगर इतना बता देगा, बट वो देख नहीं सकता है, राइट। ब्लाइंड तो हो ही गए और बॉडी के सारे मसल्स भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। और ऐसे में हम कुछ कर सकते हैं, तो एलोपैथी ने बोला हम सर्जरी भी नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी जो ब्लड रिपोर्ट था वो भी ठीक नहीं था। आयुर्वेद के जो केरला के जो सारे हॉस्पिटल थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जब सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, मतलब प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। फिर प्रॉब्लम बड़ी इसलिए नहीं कि ब्लाइंड है, इसलिए नहीं कि हाथ पैर काम नहीं करते, पतली इसलिए क्योंकि सबने हाथ भी खड़े कर दिए, सोल्यूशन नहीं है। तो इट इज़ अ रियल प्रॉब्लम। तो करें क्या? तो हमारी मेडिकल टीम, डॉक्टर अनु है यहाँ पे, डॉक्टर नमिता MBBS MD यहीं बैठी है यहाँ पे सामने। तो कोई ऑप्शन नहीं था, हमने कहा कि चलो हम ही इलाज करते हैं इसका। तो होलिस्टिकली हमारा जो आइडिया था कि पेशेंट को हम सर्केडियन क्लॉक ठीक कर दें, उसको उसका डाइट को ठीक कर दें और उसको हॉट वाटर इमर्शन दे दें, तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी। ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी और इस एक्सपेक्टेशन से हम आगे बढ़ते रहे, बिकॉज और कोई चारा भी नहीं था। अगर वो कहीं जाना भी चाहता है तो सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, या मैं बोल रहा हूँ शुक्र मनाओ कि सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं तो कहीं ना कहीं और जाता, कुछ ना कुछ और गड़बड़ होती। तो ऐसे उसको मान लीजिए। और उसके बाद अभी दिवाली सेलिब्रेशन जो मेरे ऑफिस में हुआ, दिवाली कौन से तारीख की थी हमारी? 12 से एक दिन पहले 11 तारीख को दिवाली सेलिब्रेशन हमारे ऑफिस में हुई।
और ऑफिस में जो सेलिब्रेशन हुई, इट वाज अ सरप्राइज फॉर माय ऑफिस, क्योंकि वो तो हिम्स मेरठ में था। वहाँ से डॉक्टर नमिता ने बिना बताए उसको लेके आ गई हमारे ऑफिस में, और ऑफिस में जो हमने देखा वो आपको हम दिखाना चाहते हैं। वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड शंकर, वीडियो। ये है वो डांस करता हुआ, और साथ में उसकी बेटी, राइट। वो इंसान जो 3 महीने पहले व्हील चेयर में आया था, वो इंसान अब खड़ा होकर डांस भी कर पा रहा है, तो ये बड़ी बात है। और इसके बाद इसका जो हमने तब तक रिपोर्ट नहीं कराया दूसरा, और दूसरा रिपोर्ट जब हमने कराया, उस रिपोर्ट में ये आ गया कि रेटिना जो डिटैच हुआ था वो अटैच हो गया है। तो वो रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। शंकर, बैक करना है, बैक करना है, प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। ये जो आप देख रहे हैं अपने आंखों के सामने, ये 23 नवंबर 2023 का रिपोर्ट है, सेंटर फॉर साइट्स का रिपोर्ट है, और ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, सेकेंड अल्ट्रासाउंड। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आपको दिखाया, एक बार फिर दिखा देता हूं। ये आगे पीछे नहीं हो रहा शंकर, पीछे भी नहीं हो रहा ना आगे हो रहा है, पीछे करना है, बैक 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 और बैक, पीछे बैक करो इसको, और बैक, वन मोर। हाँ, ये सितंबर की रिपोर्ट है जो हमने तब किया था, और इस रिपोर्ट के अनुसार वो रेटिनल डिटैचमेंट था। अब नेक्स्ट, एक को ना ऊपर भेजो, एक को भेजो ऊपर, अभी तो आगे अगला भी तो बुलाना है ना, एक को भेजो यार। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया में पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि रेटिना डिटैच हो गया और अगली 2-3 महीने में वो अटैच हो गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम, राइट। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से। ऐसा ना तो कोई मानेगा, ना किसी ने देखा है, लेकिन ये साक्षात है। ये रिपोर्ट यहाँ लाइव चल रहा है, जिसको भी ये रिपोर्ट देखना है, ये रिपोर्ट इसके बाद यहाँ भी अवेलेबल है, या हमारे ऑफिस में या हिम्स के हॉस्पिटल जाके ले सकते हैं। इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। कल्याण सरकार अभी भी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, उनसे भी मिल सकते हैं, राइट। तो ये प्रूफ, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मुझे पता कोई नहीं आने वाला, बिकॉज पता है कि उनकी फिर पोल खुल जाएगी। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि बहुत बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम भी उसका सोल्यूशन आसान, बहुत सिंपल सा हो सकता है, राइट। उसका सबूत ये आपके आंखों के सामने है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पे हम बात करेंगे कि हमने क्या किया और क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में बिसाइड द डाइट, इवन डॉक्टर नमिता की मदद से एक्यूप्रेशर को, शी इज नॉट एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट बट शी अरेंज्ड एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट्स, और क्योंकि हमें पता था कि वो भी काम करता है, और जब हमने इन्वॉल्व किया एक्यूप्रेशर को भी और डाइट को, हॉट वाटर इमर्शन को, सर्केडियन क्लॉक को, तो पेशेंट रिवाइव होने लगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आसानी से मिल जाती हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो फ्री में मिल जाती है, अधिकतर चीज़ें जिसको एक्सेस करने के लिए किसी मॉडर्न मशीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सारी वो चीज़ें जो हिडन भी है, इसको छुपा के रखा है ताकि लगे कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो सकता। और आप एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि ये कल्याण सरकार हमारे पास ना आके अगर नॉर्मल किसी हॉस्पिटल में जाता तो वो क्या होता, आज कितने पैसे लगते। ठीक होने की बात तो छोड़ ही दो, वो तो होता नहीं, वो तो क्लियर है, लेकिन जान तो जाती ही जाती, जान के साथ सारा माल भी चला जाता, और वो जस्टिफाइड भी लगता कि हाँ इतना बड़ा बीमारी है तो सारे पैसे तो लगने ही थे, और ये भी था कि वो ठीक नहीं भी हो सकता था। तो ये पहले से अंडरस्टैंडिंग हो गई, हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है। अगर बॉडी में कोई बीमारी आई है, लेकिन उसको कोई राइट सिचुएशन रखें तो बीमारी वो जा सकती है, और बड़े आराम से जा सकती है, राइट। उसके लिए सिर्फ आपको ये समझना होगा, जो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, द थर्ड किडनी। यार आप आगे कर देते हो यार, ये कितनी गलत बात है। ठीक हो गया? हाँ हाँ। सो द थर्ड किडनी की बात कर रहे हैं, स्किन की बात कर रहे हैं अभी। देखिए, किडनी हमारे हार्ट की तरह अंदर छुपा हुआ है, उस तक पीछे से आगे से एक्सेस करना नामुमकिन है। लेकिन एक किडनी हमारे बॉडी के ऊपर भी है, स्किन जिसे बोलते हैं। किडनी के करीब
24 लाख नेफ्रॉन्स हैं लगभग। हमारे जो पोर्स हैं बॉडी में वो करीब 25 लाख है। किडनी एक दिन में लगभग 10 लीटर पेशाब क्रिएट कर सकती है मैक्सिमम। जो पसीना निकल सकता है स्किन से वो लगभग 12 लीटर होता है, राइट। तो जो पेशाब को अगर बायोकेमिकल लैब में टेस्ट करेंगे तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको स्वेट यानी कि आपके पसीने के आसपास ही कहीं मिलेगा। तो आपका जो स्किन है वो आपकी थर्ड किडनी है। इस बात को आप समझ लेंगे तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काम आसान हो जाएगा। स्किन के अपने डॉक्टर होते हैं, स्किन डॉक्टर, डर्मेटोलॉजी, जो कि सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ अमंग ऑल द प्रोफेशन सबसे फ्रॉड वाला प्रोफेशन है स्किन का डॉक्टर। कैसे? अब देखिए यहाँ पे मैंने लाइट मारा, राइट। अब मैं आपको बोलता हूँ कि वो लाइट मिटा के दिखाओ। आप क्या करते हैं, जहाँ पे लाइट है वहाँ जाते हैं, वहाँ रबड़ लगाते हैं, वहाँ पेंट करते हैं, वहाँ पे कुछ काटते हैं, वहाँ पे कुछ छाटते हैं, जो भी करते हैं वहाँ पे करते हैं, राइट। तो जब तक आप वहाँ पे करते रहेंगे क्या कोई दिन आएगा जब वो ये लाइट चली जाएगी वहाँ से? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सोर्स देखना पड़ेगा। यू टू फाइंड व्हाट इज सोर्स। जो सोर्स ये है, सोर्स को मैंने हटा दिया तो वहाँ से वो लाइट चली गई, राइट। तो स्किन में जो भी कुछ दिखता है तो वो स्किन में अगर हम अटैक करेंगे, वहां पे लोशन लगाएंगे, वहां पे क्रीम लगाएंगे, वहां पे अगर इलाज करेंगे, वो ऐसा लगेगा तो सही कि इलाज होने वाला है, ठीक होने वाला है, लेकिन वो दिन आएगा नहीं कभी जब वो ठीक हो जाएगा। तो जब भी कोई स्किन को टारगेट करता है, स्किन में लोशन लगाता है या क्रीम लगाता है ठीक करने के लिए, समझ लीजिए ये वही वाला एग्जाम्पल है जो ये कि कोई सोचे कि मैं उधर जाके कुछ करूंगा तो ये छुप जाएगा, ढक जाएगा, वो दिन कभी आने नहीं वाला। सो स्किन में जो भी चीज रिफ्लेक्ट करती है दैट इज अंदर जो चल रहा है उसी का एक रिफ्लेक्शन बाहर स्किन में होता है। इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। इस बात को अगर आप समझ लें स्किन इज द थर्ड किडनी तो बहुत सारी चीजें आपकी आसान होने लगेंगी। उसका एक उदाहरण देता हूं आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए ये हमारे कैंप में आई थी मेरठ में। 3 दिन का हमारा कैंप, अगला कैंप कल से है, 3 दिन के लिए आई थी एंड दैट वाज इन द मंथ ऑफ जून में आई थी। स्नेहा नाम है इस बच्चे का। और आप स्किन देख रहे हैं यहाँ पे जितना खराब दिख रहा है इससे कई गुना ज़्यादा खराब था अगर वो फिजिकली सामने देखेंगे। और ऐसे में जाहिर सी बात है दुनिया के देश के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल जितने तरह के सारे इलाज करते हुए अपनी हालत और ख़राब करते हुए इस 3 दिन के कैंप में वो आई थी। ये फोटो इसी महीने की है और अब स्किन देखिए बच्चे का बिल्कुल ही क्लियर है, राइट। तो क्योंकि थैंक यू, इनकी पहले की रिपोर्ट, अभी की रिपोर्ट और ये इन पर्सन भी कोई अगर सोचता है कि ये कांटेक्ट करना चाहे तो इट इज़ पॉसिबल। तो हमने स्किन का इलाज किया ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो स्किन का इलाज करना ही नहीं। जो ऊपर दिख रहा है वो तो वहाँ जो दिख रहा था वही वाली बात है। हमें इंटरनल इलाज करना है। हमने इंटरनली वही किया जो आपने अभी पंचकर्मा में सीखा, जो आप DIP डाइट है, हमारा जो हॉट वाटर इमर्शन है, तो हमने इंटरनली उसको ठीक करने की कोशिश की। जब इंटरनली ठीक किया धीरे धीरे उसके बाहर का स्किन में वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ। अभी जो बाल एज ए स्टाइल इसने अपने आप ही डिसाइड किया बाल सारे मुंडवाने के, अदरवाइज बाल का कोई कनेक्शन नहीं, इससे स्किन का कनेक्शन है जिसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो इम्पॉसिबल प्रॉब्लम दिख रही थी, अगर ये जिंदगी भर इस लाइट की तरह टारगेट वहीं रखती, सारे बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाती, ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला था जब वो ठीक हो जाती। लेकिन हमने अपना टारगेट चेंज कर दिया। हमने इंटरनली उसको ठीक किया। इंटरनली जब क्लींस किया, 3 दिन में नहीं हुआ वो ठीक, लेकिन हाँ 3-4 महीने में ज़रूर ठीक हो गया। लेकिन 3 दिन में एक सफ़र शुरू हो गया। 3 दिन के जब कैंप में वो आई और जब आते हैं लोग तो हम ये समझाते हैं कि किस तरह से ठीक होगा और किस तरह से ठीक नहीं होगा ताकि गलती ना करें। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ऐसा करते हैं हम कि ये जो बोल रहे हैं वो भी अपना लेते हैं और एलोपैथी हॉस्पिटल में जो बोल रहे हैं वो भी ले लेते हैं। तो वो एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन होता है। एलोपैथी हॉस्पिटल जो बोल रहे हैं उसका उल्टा ही करना होता है, वो तो बिल्कुल नहीं करना होता, बल्कि आप वहाँ जाएंगे तो कुछ नुकसान ही होगा। इसके हमने कई सारे एग्जाम्पल आपको टाइम टू टाइम देते आए हैं। तो खैर यहाँ मैंने बात किया कि द थर्ड किडनी दैट इज स्किन। स्किन एक रास्ता है जिसके माध्यम से जो भी चीज बॉडी डिस्कार्ड नहीं कर पा रही है वो चीज स्किन के रास्ते से बॉडी डिस्कार्ड करना शुरू करती है। जब स्किन के ऊपर भी लोड ज्यादा आने लगता है तो स्किन जब संभाल नहीं पाता है उसको, तब जाके स्किन में इस तरह की चीजें आने लगती हैं। तो इट लुक्स टू बी अपीयर्स टू बी ए स्किन डिजीज बट इट इज नॉट ए स्किन डिजीज। स्किन में जितना बोझ है उससे ज्यादा उसको संभालने दिया गया तो स्किन भी ब्रेकडाउन के कगार पे आ गई। ये
ये छोटी सी बात अगर आप समझ लें तो बहुत बड़ी दिखने वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही आसानी से लगभग फ्री में भी सॉल्व हो सकती है, राइट। तो ये उसका उदाहरण है। किसी भी चीज को आप कितना भी कॉम्प्लिकेट बना सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और भी देता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है उषा रानी, और इंटरेस्टिंगली उषा रानी जी यहाँ पे आई भी हुई हैं, आई हैं यहाँ पे, हाँ प्लीज आ जाएं। उनकी कहानी, अगर आप 2 महीने पहले मिलते तो इनके नाक में फीडिंग पाइप डाल दिया था, राइट। नाक से खाना खाने के लिए बोला था, नाक से ही खाती थी ना। विदिका आप भी आओ। और विदिका जो कि हिम्स प्रीमियर जिन्होंने शुरू की, इनकी अपनी कहानी है, उस पर भी हम आएंगे। पहले उषा रानी जी की कहानी पे आते हैं। तो आपके सामने हैं 10 कीमोसाइकिल हुए और उसके बाद इनकी वीकनेस और मुंह से खाने की क्षमता वो सब खत्म हो गया। और ऐसी स्थिति में नाक से नाक से खाना, राइट, हाँ, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग के थ्रू, दैट वाज सिचुएशन। तो याद रखिए कि किसी भी चीज़ को अगर बहुत मुश्किल करना हो तो जो बॉडी का जो नेचर है, बॉडी का जो एक तरीका काम करने का, उसको बिगाड़ दो, फिर बोल दो देखो आपकी बीमारी कितनी ज़्यादा है, राइट। तो वही इनके साथ हो रहा था। जब भी किसी के मुंह की जगह किसी और जगह से अगर खाना जा रहा हो तो वो इंसान कभी ठीक नहीं हो सकता, बिकॉज नाक सांस लेने के लिए बना है, मुंह खाने के लिए बना है। ये बात हमें समझना होगा। तो खैर कुछ बोलना चाहेंगे? यस, मैं नाक से, नली से ही लेती थी जो कुछ लेती थी। 10 कीमो लगवा के भी मुझे कोई आराम नहीं लगा। मैंने तब यहाँ आके अपना इलाज कराया। थैंक यू। अब ठीक हो? अब कैसे हैं? ठीक हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ भी खा सकती हूँ, कुछ भी पी सकती हूँ, कुछ भी। पहले कुछ भी नहीं खा सकती थी, चल नहीं सकती थी। मैं व्हील चेयर पे चलती थी, पकड़ के चलती थी, पकड़ के ले जाते थे, नहलाते भी खुद ही थे। मेरे को कुछ भी नहीं हो, कुछ भी मैं कर नहीं सकती थी। अब मैं इतनी ठीक हो गई कि मैं सब कुछ अपने आप कर सकती हूँ, अपने आप चल सकती हूँ, अपने आप खा सकती हूँ, अपने आप ही सारे काम कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं था कि उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन वो बीमारी को बड़ा बनाया जा सकता है। पेट स्कैन करके, बायोप्सी करके, उसके रिजल्ट दिखा के। अब भी इंसान अगर उतना ज़्यादा खराब नहीं हुआ तो कीमोथेरेपी कर डालो। अब तो ज़रा उम्मीद है कि थोड़ा बहुत और ख़राब हो चुका होगा। उससे भी बात नहीं बन रही तो ऐसा करते हैं, रेडिएशन ही कर डालते हैं, राइट। अगर अब भी नहीं तो चलो सर्जरी से 2-4 ऑर्गन निकाल देते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसे, है ना। तो पेशेंट को निपटाने की जो तरीके हैं वो ये हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, राइट। तो जबकि वो इतना सिंपल है। विदिका जो आपके सामने है, आज से कुछ साल पहले हमारे ऑफिस में मिली थी। वो शी हरसेल्फ वाज ए कैंसर पेशेंट, और इनकी ज़िंदगी में वही सब चल रहा था जो आपको मैंने इनके बारे, उषा जी के बारे में बताया। लेकिन जो उषा जी के लिए इन्होंने किया अपने हिम्स प्रीमियर में, वही हमने इनको बता दिया, जस्ट लिख के दे दिया। आपके हस्बैंड भी आए हुए हैं? बाहर हैं। तो कमल और आप जब आए थे, और उसके बाद हम भूल भी गए कि आप आए थे, लेकिन उसके बाद कुछ साल बाद दोबारा आए कि मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। अब मेरे गोल है कि जिस तरह से मैं ठीक हुई हूँ, इस तरह से मुझे सबको ठीक करना है, मुझे हॉस्पिटल खोलना है। तो मैंने इनको बहुत डिस्करेज किया कि भाई पेशेंट का ठीक होना एक अलग बात है, लेकिन हॉस्पिटल खोलना, हॉस्पिटल चलाना एक अलग बात है। दोनों दो अलग अलग बातें हैं, बट वो डिस्करेज नहीं हुई। और अभी एक इंटरेस्टिंग घटना हुई, 2-4 दिन पहले फ़ोन आया। हमारी एक नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट हैं, बहुत ही क्लोज है हमारे, वंदना जी, वंदना बत्रा नाम है उनका। उनका शिकायत है, हमारी हिम्स प्रीमियर से बहुत बड़ी शिकायत है। क्या हुआ, हमने पेशेंट भेजा था, मैंने कहा हाँ पेशेंट भेजा तो था, और वो जब वहाँ ठीक हो गए और जैसे ही वो आए उनका पेन दोबारा शुरू हो गया, सब कुछ दोबारा शुरू हो गया। इसका मतलब तो ये जब भी वहाँ जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, इसका मतलब आप लोग कोई स्टेरॉइड दे रहे होंगे। तो वो तब मैंने उनको बताया कि हमारे किसी भी हिम्स में कोई स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है, किसी तरह का एलोपैथिक दवाई का कोई रोल ही नहीं है, बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप विदिका को जानते हैं तो ये हर पेशेंट से मिलती है, उसके पेन को फील करती है और उसके हिसाब से काम करती है, काउंसलिंग करती है। तो मुझे लगता है वो जो एक ह्यूमन टच है, ये ह्यूमन टच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के ठीक होने में। तो वही इनकी दवा है। इसीलिए जब कई सारे पेशेंट बाहर चले जाते हैं, दोबारा आते हैं तो दोबारा ठीक होने लगते हैं, जैसे ही थोड़ा दूर जाते हैं दोबारा से उनकी हालत बिगड़ने लगती है। लेकिन जहाँ भी कोई पेशेंट है वो हीलिंग टच आप दे सकते हैं वहीं पे रहते हुए, राइट। यही सारी चीज़ें जो हम सबको मिलकर करनी पड़ेंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इनका हॉस्पिटल की और कहानी अगर आपको सुननी है तो himspremier.com में जाके आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप देखिए कि इसका उल्टा कर दें कि एक इंसान को लेके आइसोलेट कर दें, जिसे हमने सुना क्वारंटाइन जिसे बोलते हैं। क्वारंटाइन वर्ड इंग्लिश के डिक्शनरी हमने पहले कभी नहीं सुना, अभी सुना।
कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, उसको अगर हम थोड़े दिन के लिए अलग कर देंगे पूरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो वो हेल्दी नहीं रह सकता। जब भी लोग स्पेस पे जाते हैं एस्ट्रोनॉट, तो उनको पहली जो चिंता होती है कि स्पेस में जाते ही ये जो लोग हैं ये बाकी दुनिया से कट जाएंगे तो इससे वो बीमार पड़ेंगे। इसका एक बहुत बड़ा डिबेट होता है, इसी पे सबसे बड़ी चिंता होती है कि जैसे ही हम डिसोसिएट हो जाते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, काट दो किसी को तो उसकी लाइफलाइन वहीं पे छोटी होने लगती है, उसकी लाइफलाइन वहीं पे कटने लगती है। ये इतनी सिंपल बात है, और ये बातें चाहे आपको मेडिकल की नॉलेज हो ना हो, लेकिन ये बात आप समझते हैं हम में से हर एक। इसके बावजूद भी आपने देखा 3 साल में वो क्वारंटाइन वर्ड आया, क्वारंटाइन हो भी रहा था, और हम लोग जब मैं बोल रहा हूँ तो पूरे देश को बोल रहा हूँ, सिर्फ हमारी बात नहीं कर रहा, मेरी और आपकी। हम लोगों ने तो आवाज़ उठाई, लेकिन अधिकतर लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, उसी रंग में वो रंगते रहे, और उसका जो नुकसान है वो आप देख ही रहे हैं। राइट, बहुत सारे लोग आज जिंदा होते, हेल्दी होते, वो हेल्दी नहीं है, बहुत लोग मर गए हैं, डेड हो गए। तो अभी हम उषा रानी का एग्जाम्पल दे रहे थे कि किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेट कैसे बनाते हैं, कि जहाँ से जो काम बॉडी का नहीं होना वहाँ से वो बॉडी का काम कराना की कोशिश करो, तो इंसान अगर बीमार थोड़ा बहुत भी है तो कई गुना ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि हम किसी भी मुश्किल दिखने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उन टेक्निक से जो टेक्निक्स हमने अभी सीखा है, लेकिन डॉक्टर्स किसी आसान चीज़ को भी मुश्किल बना सकते हैं। तो वो उसका एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। इस बीमारी को कहते हैं, इस बीमारी का नाम है, आपके हाथ में है, ओकुलोस्टेनोइटिक रिफ्लेक्स डिजीज। डॉक्टर की इस बीमारी को कहते हैं ओकुलोस्टेनोइटिक रिफ्लेक्स डिजीज, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ORS से, कि डॉक्टर इस बीमारी से ग्रस्त है। ये बीमारी कैसी है, इस बीमारी से कैसे ग्रस्त होते हैं, इसका एक उदाहरण देता हूँ। ये उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ, ये आपके साथ, ये बड़ा मॉडल यहाँ पे है, छोटे छोटे मॉडल आपके हाथ में ऑलरेडी है। राइट, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आप जब पेशेंट को समझाएंगे तो तब इस मॉडल का आप उपयोग करेंगे। इसीलिए ये मॉडल का छोटा मॉडल मैंने आपको दे दिया है, ताकि पेशेंट को समझ आए कि मामला क्या है। डॉक्टर बोल कुछ रहा है, उसको दिमाग में चल कुछ रहा है, लेकिन जो दिमाग में चल रहा है वो आपको समझाना है, वो समझाने का ये तरीका है। इस तरीके के लिए मान लो मैं 3-4 लोगों को वॉलंटियर करना चाहता हूँ, आप आइए, आप भी आ जाइए। यहाँ पे बहुत सारे औजार हैं, लाइए, एक एक औजार उठा लीजिए यहाँ से, बस 4 लोग काफ़ी हैं, बस थैंक यू। एक एक औजार उठाइए, एक आइए। तो ये मान लीजिए हमारे इंजीनियर हैं, सारे टीम है, इनको मैंने काम दिया कि ये है, इसको बिना हिलाए इसको निकालना है। अब निकालने के लिए क्या करेंगे? अब जिनके पास जो औजार है उसी औजार से वो कोशिश करेंगे निकल जाए। उनको लगेगा यही औजार से ही निकल सकता है और कोई तरीका नहीं है। राइट, हथौड़ा वाला वो कहाँ है, किसको हथौड़ा है, और आपके पास क्या है, वो लाई। तो आप दोनों क्लब कर लेंगे, चलो एक रेडियोलॉजिस्ट है और एक सर्जरी का एक्सपर्ट है, दोनों मिलके, हाँ कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ लगाता हूँ और आप वहाँ से हथौड़ा मारेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हथौड़ा जब मारेंगे तो हो सकता है कि उससे करके किसी न किसी तरह से, या यहाँ पे आपने जोर से हथौड़ा मार के इसको अंदर गाड़ दिया, राइट, और फिर उसको पकड़ के खींच लिया, ऐसे कुछ ना कुछ करके आप निकाल ही देंगे। लेकिन उस निकालने के प्रोसेस में ये टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आप पहले से ही मुझे बोलेंगे कि पहले तो आप ये लिख के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मुझे दे दो कि अगर ये टूटेगा, फूटेगा, खराब होगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। राइट, इसी कंडीशन में हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे मेरे इशारा कहाँ पे है है ना। तो हम बोले कोई तो आसान तरीका होगा, नहीं हमारे पास तो यही तरीका है, हमारे पास तो हथौड़ा ही है, हमारे पास तो यही तरीका है। वो ये नहीं बताएंगे कोई आसान तरीका होगा। तो अगर कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं कि सॉल्व हो नहीं सकती है, वो ऐसा है कि सॉल्व होने का जो तरीका असली वाला है उसको छुपा लिया गया है। देखते हैं, ढूंढते हैं, अगर यहाँ असली तरीका मिल जाए तो। अब देखिए, अगर मुझे इसको बाहर निकालना बिना इसको क्षति पहुंचाए, बिना इसको हिलाए, तो सिंपली अगर मैं इसमें पानी डालने लगता हूं और जैसे जैसे पानी डाला तो आप देख रहे हैं ये ऊपर आ गया। अब इतना ऊपर आ गया कि अब बाकी ऊपर लाने के लिए मैं इसको तो आपके पास ऑलरेडी ये छोटा मॉडल है, करके दिखाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि कोई भी चीज को करने के कमर्शियल तरीके हो सकते हैं जो नुकसानदेह हैं, और एक फ्री फंड का तरीका भी हो सकता है। लेकिन जो फ्री फंड का तरीका है वो आयुर्वेद के टेक्स्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन वो जो तरीका है, फॉरगेट अबाउट नॉर्मल पीपल, आज की तारीख में इवन BMS के
कोर्स में भी वो तरीके हटा दिए गए, छुपा दिए गए। प्रॉब्लम ये है, अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछेंगे, वो सारे तरीके उनके सिलेबस में नहीं है, उनको पता नहीं है। आयुर्वेद अपने आप में इनफेक्टिव नहीं है, वो इनफेक्टिवली पढ़ाया जाता है, इसलिए वो इनफेक्टिव है। कई बार, थैंक यू, लोग बोलते हैं कि अगर आपको चोट लगेगी, अगर आपको एक्सीडेंट होगा, अगर आपका हाथ पैर टूट जाएगा, तब तो जाना पड़ेगा ना, हमारे पास आना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या, 99% बजट तो एलोपैथी को दिया हुआ है और 1% से लेस बजट बाकी पूरे सिस्टम को दिया हुआ है। ये तो ठीक उसी तरह से हो गया कि वो जो टायर रखा हुआ है, उसका एग्जाम्पल मैं दोबारा से दोहराता हूं कि अगर सारे के सारे पंचर ठीक करने वालों को गायब कर देंगे, भगा ही देंगे, तो जब पंचर होगा ना चाह के भी तो आपको जाना पड़ेगा ना वहां पे जो बड़ा शोरूम है ना। तो अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो इसलिए नहीं जाते कि वो अच्छा सोल्यूशन है, वो इसलिए जाते हैं कि ताम झाम उस तरह से बनाया गया है। किस तरह से बनाया गया उसका एक नमूना आपने अभी अपने सामने देखा। थैंक यू, थैंक यू। तो अब करना क्या है, कैसे करना है, उसके एग्जाम्पल देने के लिए आपने अभी वो झालमुड़ी है वाला, झालमुड़ी आपने खाया? कितने लोगों ने खाया झालमुड़ी? राइट, ये खास मैंने इसको मंगवाया बिकॉज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी बात समझाना चाहता हूँ। उसको समझाने का मुझे और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे लगता है कि ये तरीका इसका काम आएगा। आ जाओ, कहाँ रखेंगे इसको? चलिए झालमुड़ी बनाइए 2-4 लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए बना दीजिए, 4 लोगों के लिए बना दीजिए। अब जब ये झालमुड़ी बना रहे हैं और ये सालों से झालमुड़ी बना रहे हैं, तो आप देखिए मैं अपने जो बुक है सर्केडियन क्लॉक उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। इस बुक के अंदर क्या है, इससे क्या समझेंगे। तो इन्होंने, अगर आप देखेंगे एक रिदमिक फैशन में, इन्होंने पहले से सेट किया हुआ है कि पहले मैं वो लूँगा, फिर ये लूँगा, फिर ये लूँगा, फिर ये लूँगा, फिर चम्मच से ये लूँगा। ये पहले से इन्होंने सेट किया हुआ है। हर चीज़ का कितना कितना लूँगा ये पहले से सेट है, राइट। और किसी का कितनी क्वांटिटी होगी, किसी की कितनी क्वांटिटी होगी वो पहले सेट है, राइट। ये 2 चम्मच होगा, ये 1 चम्मच होगा, ये आधा चम्मच ही होगा, और तब जाके एक भेलपूरी बनेगी जो टेस्टी लगेगी, राइट। तो इन्होंने अपना एक सेटिंग कर लिया है, बहुत बार ट्राई करके इनको पता चल गया है कि किस तरह बनाई कि किस तरह से झालमुड़ी बहुत बेस्ट बन सकती है। तो वो ये झालमुड़ी बनाया है और अपने जो वाइस चांसलर जी लेट आए हैं आज, तो ये झालमुड़ी आप ही को देते हैं। थैंक यू। अब क्या है कि ये प्रशांत जी को दे देते हैं। प्रशांत जी आइए प्लीज, इन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज करने में पूरी मदद की हमारी। सर ये आपके लिए, थैंक यू। तो अब मैं चालाकी से क्या करता हूँ, चालाकी से, राइट, ये तो आंख बंद करके भी बना सकते हैं। चालाकी से मैंने क्या किया, ये जो चटनी वाला है इसको उठा के इधर कर दिया, ये वाला को उठा के इधर कर दिया। लेकिन इनके दिमाग में तो वही बैठा ना कि ये इतना लेना, ये इतना लेना, कि इनका रिदम बना हुआ है। अब इस रिदम में बन के क्या होगा कि ये तो चने थे, यानी कि ये तो इतना मुट्ठी भर लेना है, जबकि ये तो चटनी है जिसमें मिर्च मसाला है। तो ऐसे में क्या होगा, अब जो झालमुड़ी ये कितना भी अच्छा बनाने की कोशिश करें उसी रिदम से, वो जब आप खाएंगे तो क्या होगा, आपको मिर्च लगेगी। अरे यार मिर्ची है, मिर्ची है, मिर्ची है। तो आप बोलेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करूं, मिर्ची है। तो वो ये नहीं बोलेगा कि यहाँ रिदम खराब हो गया, वो ये बोलेगा कि ऐसा करो कि मेरे पास आ जाया करो, मैं हर बार चीनी दे दिया करूंगा जब भी आपको झालमुड़ी खाना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ठीक करने के 2 तरीके हैं। उस वक्त तो आपको रिलीफ मिल जाएगा और आपके दिमाग सेट हो जाएगा, जितनी बार मैं झालमुड़ी खाने जाऊंगा वो डॉक्टर साहब से पहले चीनी लूंगा, फिर यहाँ खड़ा हो जाऊंगा और झालमुड़ी खा लूंगा, राइट। फिर आप जैसा, मेरे जैसा एक आदमी आ जाता है, बोलते ये सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये बस उठा के ये कर दो, अब खा के देखो, और वो उसी वक्त ठीक हो जाएगा। तो यही चीज हम करते हैं। 3 दिन का हमारा जो मेडिकल कैंप होता है उसमें यही करते हैं, यही छोटी सी चीज करते हैं। तो सर्केडियन रिदम क्या है ये, थैंक यू, ले जा सकते हैं आप। हाँ अब ले जा सकते हैं। और भी जिनको झालमुड़ी खाना है, इसके बाद ये स्टॉल लगा रहेगा तो खा सकते हैं आप। जिंदगी में जब भी आप झालमुड़ी खाएंगे, आई एम श्योर आपको ये सर्केडियन क्लॉक याद रहेगा, राइट। खाएंगे तो क्या, कभी खाते हुए किसी को देखेंगे तब भी याद रहेगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किताब में हमने ऐसे कई सारे
आपके 24 घंटे के अंदर के रूल्स दिए हुए हैं कि जिसमें ये छोटा सा एडजस्टमेंट करते ही आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, आपका मोटापा, आपकी एनर्जी लॉस, वो सारे इमीडिएटली कंट्रोल हो सकते हैं। हमारे हिम्स हॉस्पिटल में जब आप आते हैं तो 3 दिन के कैंप में आते हैं या वैसे आते हैं तो यही चीज़ करने की कोशिश करते हैं। जब करते हैं तो हम कोशिश ये भी करते हैं कि आपको समझा दें कि हम ये क्यों और कैसे कर रहे हैं, ताकि अगली बार कभी अगर सेम प्रॉब्लम हो तो आपको पता है कि कहाँ पे अनजाने में हमने गड़बड़ कर दी। पिछले 3 साल में जब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है तब से हमारे ना तो सोने का कोई टाइम है, जब से जोमेटो आया है ना तो खाने का कोई टाइम है, कभी भी खा लेते हैं कभी भी सो लेते हैं। तो दैट चेंजेस द सर्केडियन रिदम, दैट डिस्टर्ब्स द बॉडी क्लॉक। लेकिन वो हम रिलेट नहीं कर पाते, वो इंसान कभी रिलेट नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे छोटा सा बदलाव आ जाए, इसकी वजह से जब भी मैं खाता हूँ मुझे मिर्च लगती है। वो यही सोचता रहेगा, डॉक्टर भी यही बताएगा आपकी जीभ में कोई दिक्कत है, डॉक्टर समझा देगा, वो समझ भी जाएगा कि आपके जीभ को बीमारी हो सकती है। एक बात सच्चाई ये है कि पूरे बॉडी में आपने देखा अलग अलग ऑर्गन्स की बीमारियां होती हैं। पेट की बीमारी होती है, आपके किडनी की होती है, हार्ट की होती है। कभी किसी का जीभ बीमार देखा आपने? क्योंकि जीभ की बात आप जिंदगी भर सुनते हैं तो वो खुश रहता है, राइट? तो ठीक उसी तरह से बॉडी की बात भी थोड़ी बहुत सुनिएगा तो बॉडी भी खुश रहेगा। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सर्केडियन रिदम, राइट? सर्केडियन रिदम का मतलब है कि बॉडी को जब भगवान ने बनाया, नेचर ने बनाया, तो एक रिदम, कब सोना है, कब खाना है, कितना खाना है, एक 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 नियम बना दिया। उस नियम में जब रहेगा तो आपकी जिंदगी की गाड़ी बाहर नहीं जा सकती, ट्रैक से आउट नहीं हो सकती। अगर ट्रैक से आउट भी हो गई तो वो नियम आपने इस बुक से पढ़े और उसको दोबारा इन कर दिया। ये इतना ही सिंपल है। लेकिन ये सिंपल को सिंपल ना रखते हुए, ध्यान भटकाते हुए, ड्रग्स हैं, सर्जरी है, मेडिसिन है, उस रास्ते पे ले जाते हैं। तो यहीं पे हमारा आपका रोल होता है एज ए सीसीपी स्टूडेंट। नेक्स्ट, अगर अगले, अब देखिए हम दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे, हमें करना क्या है, कैसे हमें ठीक करना है। इसमें हमने थर्ड किडनी की बात की, स्किन इज अवर थर्ड किडनी, उसे एक्टिवेट करने के लिए हमने बात की द ग्रैड सिस्टम, राइट? पिछले कुछ सालों में, 2 सालों में आपने ग्रैड सिस्टम समझा, राइट? ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, हॉट वाटर इमर्शन से आपने देखा ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस पे रहा करते थे उनकी डायलिसिस ठीक होने, उनके किडनी ठीक होने लगी, डायलिसिस उनके रुकने लगे, राइट? और अब श्रीधर यूनिवर्सिटी एंड दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज ने पिछले साल एक ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी और उसमें पाया कि 75% लोगों के डायलिसिस रुक सकती है अगर वो इस तरह से करे जैसे हमने सुझाया। डाइट, DIP डाइट प्लस हॉट वाटर इमर्शन फॉर 2 आवर्स प्लस हेड डाउन टिल्ट फॉर 2 आवर्स, ये पूरा प्रोटोकॉल है, राइट? जो आपको ऑलरेडी पता भी है, नहीं पता तो हमारी किताब से पढ़ सकते हैं, हमारी बहुत सारी बुक्स आपके पास होंगी भी, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट। अब इस IIT मंडी, राइट, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट, IIT मंडी में 14 तारीख को इसी ग्रैड सिस्टम का जो ऑब्जर्वेशन स्टडी है, इस पे हेल्थ मिनिस्ट्री फ्रॉम नेपाल भी होगी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के डॉक्टर मोनिका होंगी, हिम्स हॉस्पिटल से डॉक्टर अनु होंगे और मैं भी रहूँगा वहाँ पे। ये जो ग्रैड सिस्टम हमने तैयार किया है, ये ग्रैड सिस्टम पे IIT में वहाँ पे एक रिसर्च पेपर जाएगा 14 तारीख को। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में अगर षड्यंत्रकारी लोग हैं तो ऐसे लोग भी हैं जो अच्छी चीज़ों को समझते हैं, समझाना चाहते हैं, दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ये काम भी हमने साथ साथ शुरू कर दिया है कि रिसर्च को आगे बढ़ाने का काम। थैंक यू। आज से 10 साल पहले मैंने आपको सुझाया था द DIP डाइट, कि एक सिंपल सा डाइट आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपके बहुत सारे आंकड़े ठीक कर सकता है, आपकी हेल्थ को ठीक कर सकता है। आप में से बहुत लोगों ने तभी से उसको अपना लिया। एट द सेम टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। लेकिन आज के दिन में इस DIP डाइट में क्लिनिकल ट्रायल नेपाल ने करके देखा, मोटाई पेशेंट पे, ब्लड प्रेशर के पेशेंट पे एंड डायबिटीज़ के पेशेंट पे, और सब में बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। ये नेपाल की तरफ से चिट्ठी मिली। और मलेशिया ने करके देखा किडनी पेशेंट्स पे DIP डाइट देके और 25 दिन रख के उनके जो GFR बढ़ गए, वो कितने बढ़ गए, वो चिट्ठी उन्होंने एक्नॉलेज किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने DIP डाइट को टेस्ट किया ऑन बोन डिजीज़, और बोन डिजीज़ पे उन्होंने देखा कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। और जो आयुष मिनिस्ट्री ने जो स्टडी की वो 18 महीने तक किया। 18 महीने तक लगातार DIP डाइट का क्या असर रहता है उसको उन्होंने देखा, तब उन्होंने उस रिपोर्ट को जारी किया। तो बोलने का मतलब ये है कि जो बातें हमने पहले बताई वो सत्य साबित हुई अलग अलग तरीके से। आपने जब करके देखा आपको फायदा मिल गया तो वही आपका सत्य है देखा जाए तो। लेकिन अगर आपको पेपर पे दिखना है तो वो पेपर भी यहाँ पे है।
यहाँ पे सिंपल बात यह है कि द सेकंड ब्रेन बोला जाता है आपके गट को, आपके स्टमक को। आप अपने ब्रेन के अंदर नहीं घुस सकते, ब्रेन तक नहीं पहुंच सकते, वो कहीं अंदर छुपा हुआ है। लेकिन स्टमक तक आप मुंह के माध्यम से, फूड के माध्यम से स्टमक तक जब मर्जी पहुंच सकते हैं, हर पल पहुंचते रहते हैं। जब भी कुछ खाते हैं आप स्टमक तक पहुंच ही जाते हैं, राइट। आप देखते हैं कि जब आप खाते हैं तो उसका असर ब्रेन पे होता है। ब्रेन क्यों, सेकंड ब्रेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि मान लो आप अगर कोई शराब पिएगा तो उसका असर दिमाग पे पड़ेगा, राइट। उसको नशा होने लगे। नशा कहाँ पे हो रहा है? दिमाग में हो रहा है। कॉफी पी रहे हैं तो यू बिकम अलर्ट, तो पेट में जा रहा है, असर दिमाग में हो रहा है। अच्छा, दिमाग में ये सोचिए रसगुल्ला या गुलाब जामुन इमेजिन कीजिए, तो वो जो टेस्ट है वो टंग में आ रहा है ना। अगर आप नर्वस हो गए, कोई अगर बोला स्टेज पे आके स्पीच देना, कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, तो असर कहाँ पे आता है? दिमाग सोचता है लेकिन असर पेट में, द बटरफ्लाई इन द स्टमक बोलते हैं ना हम। तो आप देखते हैं कि आप पेट में जो डालते हैं उसका असर दिमाग में होता है, आप दिमाग में जो करते हैं उसका असर पेट में होता है। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि इसीलिए स्टमक को, गट को द सेकंड ब्रेन बोला जाता है। आपको जब भूख की सेंसेशन लगती है वो भी ट्रिगर ब्रेन से होता है। जब आपको लगता है कि आप और नहीं खाना, वो भी ट्रिगर ब्रेन से होता है। हम ब्रेन तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि ब्रेन बहुत ही अंदर छुपा हुआ है। हम स्टमक में पहुंच सकते हैं थ्रू द फूड, और स्टमक में पहुंच के हम अपने ब्रेन में जो भी बदलाव करना चाहते हैं, जो भी हार्मोनल चेंजेस हम चाहते हैं, वो हो सकता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट से हमने यही अचीव करने की कोशिश किया। हमने अपने सेकंड ब्रेन को यूज किया, यानी कि हमने अपने स्टमक को यूज किया एज ए टूल, एज ए हथियार। तो हथियार है हमारे पास, भगवान का बनाया हुआ सेकंड ब्रेन। हथियार है हमारे पास, भगवान का बनाया, द थर्ड स्किन एंड द सेकंड हार्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड हार्ट का। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। हमारे सेकंड हार्ट कैसे काम करता है, और इसको यूज करके आप कोई भी बॉडी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स जिनके सोल्यूशन आज से पहले हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। आज हम उन प्रॉब्लम की बात करेंगे जो चीजें आज तक सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उनकी बात करेंगे। उसके लिए एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, इसको समझाने के लिए, द सेकंड हार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो एक इंसान खड़ा हुआ है और इन कंपैरिजन टू वो अगर बैठा रहता है, तो जब क्या खड़े रहते हैं तो क्या हमारा ग्लूकोज, ब्लड शुगर ज़्यादा जल्दी कम होगा इन कंपैरिजन टू बैठने के? कितने लोग मानते हैं ऐसा होगा? जब हम खड़े रहते हैं तो ग्लूकोज की खपत, ब्लड शुगर ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू बैठने की। ट्रू और फॉल्स? ट्रू कितने लोग मानते हैं? हाँ, ट्रू, राइट। अच्छा, कितने लोग ऐसे मानते हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं और नॉन एक्सरसाइज कर रहे हैं? जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्लड शुगर ज़्यादा जल्दी खपत होगा इन कंपैरिजन टू जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे। कितने लोग मानते हैं? अच्छा, अब इस चीज़ को समझाते हैं आपको। समझाने के लिए फिर मैं कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको दिमाग में घुसा दें वो। अब देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ पे ले, ये चिप्स का पैकेट रखा हुआ है, ये आगे ले आओ, ये एप्पल और केला रखा हुआ है, और ये मान लो एक चॉकलेट का पैकेट इधर रखा हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, ले जाओ बाकी। अब एक बच्चा है, बच्चे को आप ये खिलाना चाहते हैं केला और एप्पल, और बच्चा कब खाएगा? जब वो भूख लगेगी। तो बच्चे को भूख लगाने के लिए बच्चे की खूब एक्सरसाइज कराते हैं, यहाँ पे खड़े होकर खिलाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, भगाते हैं खूब, कि जब वो भूख लगेगी तो अपने आप ही दौड़ के खाएगा, ऐसे ना। तो अब उसको भूख लग गई, लेकिन जब बच्चे को भूख लग गई तो उसके सामने 3 चीज दिख रहे हैं, चॉकलेट भी दिख रहा है, केला भी दिख रहा है, वो चिप्स भी दिख रहा है। अब उसके पास चांसेस ये हैं कि बच्चे के ऊपर निर्भर करता है, इधर जाएगा ये खा लेगा तब भी भूख मिट गई ना उसकी, है ना। लेकिन आप तो सोच रहे भूख, इधर जाएगा ये भी खा लेगा, या हो सकता है इधर जाए ये भी खा ले, हो सकता है थोड़ा थोड़ा तीनों चीज खाए, राइट। तो भूख लगना इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईटिंग बनाना, जब तक कि बाकी 2 ऑप्शन भी हैं उसके पास। अगर आप चाहते हैं कि यही वाला वो खाए तो आपको ये करना पड़ेगा, ये चॉकलेट को छुपा देना पड़ेगा और उधर चिप्स को भी हटा देना पड़ेगा। अब जब बच्चे को भूख लगेगी तो सिर्फ एक ही चीज अवेलेबल है, अब वो यही खाएगा, सिंपल। अब चलते हैं इसको ह्यूमन बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये इंटरेस्टिंग साइंस। जब हम खड़े रहते हैं या फिर हम बैठे रहते हैं, हमारा जो ब्लड शुगर है वो एक जितना ही खपत होता है। चाहे आप एक्सरसाइज करें या ना एक्सरसाइज करें, हमारा ब्लड शुगर एक ही जितना खपत होता है ना। इंटरेस्टिंग बात, राइट। बल्कि आपने देखा होगा, थैंक यू। बल्कि आप देखेंगे, एक टेस्ट कीजिए, एक्सरसाइज करने के बाद आपका कुछ लोगों का ब्लड शुगर उल्टा बढ़ जाता है,
घटने के बजाय, राइट। वो क्यों होता है, ये रिसर्च पेपर है, राइट, लेकिन आप खुद भी करके देख सकते हैं। और इसमें ये देखा गया है कि जब भी कोई एक्सरसाइज करता है तो एक्सपेक्टेड ये है कि हमारा ब्लड शुगर घट जाना चाहिए, एनर्जी खपत हो रही है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये हो नहीं रहा है जैसे होना चाहिए। कारण क्या है? कारण वही है जो बच्चे वाला एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, और उसको मैं आपको मेडिकली थोड़ा समझा देता हूं। जब भी आपके बॉडी में एनर्जी खपत होती है उस वक्त बॉडी को एनर्जी पूरा करने के कई सारे फूड हैं। ग्लूकोज है जो ब्लड में है उससे ले सकता है, ग्लाइकोजन है जो मसल में स्टोर है उससे एनर्जी ले सकता है, या फिर फैटी एसिड्स हैं जो अलग अलग जगह पे प्लाज्मा में स्टोर है, ब्लड में स्टोर है, उससे ले सकते हैं, राइट। यानी कि जब भी कभी आपको आपके बॉडी को, आपके मसल्स को यूज करेंगे तो उसको एनर्जी चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ एक जगह नहीं है, उसके लिए 3-4 जगह से वो ले सकता है। क्लियर? अब क्या है कि जब हम बैठे रहते हैं तब हमारा बॉडी ब्लड से जितना शुगर निकालता है, जब हम दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तब भी हमारा बॉडी लगभग उतना ही निकालता है। और अधिकतर जो शुगर बॉडी से या ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बॉडी लेता है वो बाकी और जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वहां से लेना पसंद करता है। इसीलिए अगर ब्लड ग्लूकोज मेजर करेंगे तो वो उतना ही निकलेगा, बैठे रहें, खड़े रहें, एक्सरसाइज करें, सब बराबर। तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी की खपत एनर्जी की सेम ही हो रही है, लेकिन बॉडी के पास एनर्जी को लेने के 3-4 सोर्सेज हैं, उनमें से ये वाला सोर्स सबसे आखिरी में यूज करेगा, ब्लड शुगर वाला। तो इसीलिए जब भी कभी आप एक्सरसाइज करें या ना करें, मैं ये नहीं बोल रहा एक्सरसाइज नहीं करना, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि ब्लड शुगर के लिए करेंगे तो कुछ फायदा नहीं दिखेगा, राइट। ब्लड शुगर के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे तो कुछ फायदा नहीं दिखेगा। अच्छा, अब ये है क्यों और करना क्या है? तो ब्लड शुगर घटेगा वैसे, अगर कोई घटाना चाहे तो। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझना जरूरी है। इसके लिए वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी, एक सिंपल बात, ये एक नया टेक्निक सीखने जा रहे हैं आप, नए टेक्निक की तरफ बढ़ रहे हैं हम। DIP डाइट सीखा आपने, ग्रैड सिस्टम सीखा, आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अ थर्ड टेक्निक, वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी। थैंक यू, थैंक यू। यहां पे एक सिंपल रूल याद रखिए, आपका सेकेंड हार्ट ये रहा, आपको पता है। अब जब मैं मान लो उठक बैठक कर रहा हूं तो मेरा सेकेंड हार्ट यूज हो रहा है, लेकिन सिर्फ सेकेंड हार्ट नहीं यूज हो रहा है, बॉडी के बाकी मसल भी यूज हो रहे हैं। अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें मैं सिर्फ सेकेंड हार्ट को यूज करूं 90% या अबव, और बाकी मसल को मैं यूज ना करूं, उसी कंडीशन में बॉडी सिर्फ ब्लड ग्लूकोज को ही चूज करेगी, राइट। हाउ टू डू इट? हम ये कैसे अचीव करें कि सिर्फ हार्ट काम करे, सेकेंड हार्ट, बाकी के सारे मसल्स इन्वॉल्व ना हो? वो अक्सर आप करते हैं। हाउ यू डू इट? उसके लिए वेलकम सर, वेलकम, आइए सर, प्लीज बैठे। हमारे मित्र अनिल शर्मा जी जो कि MLA हैं यूपी में और हमारे मित्र हैं। अब जस्ट आपको अपडेट दे दें, यहाँ पे ये डिबेट ये चल रहा है कि एक आदमी, आप खड़े हैं या बैठे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तीनों केसेस में किस में ज़्यादा ब्लड शुगर की खपत होगी, किस में ब्लड शुगर जल्दी कम होगा? द आंसर इज सब में ब्लड शुगर सेम ही रहेगा। वो क्यों? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें बॉडी के सारे मसल इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब मसल्स शुगर ब्लड से ना लेके या बहुत थोड़ा सा लेके बाकी और जगह से एनर्जी भी ले सकता है। मसल से ग्लाइकोजन ले सकता है, तो मसल से वो ग्लाइकोजन लेता रहेगा, ब्लड शुगर उतना ही रहेगा। तो अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि मैं एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ब्लड शुगर घटाना है, वो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि बॉडी के सारे मसल्स इन्वॉल्व हैं। सिर्फ एक मसल को अगर इन्वॉल्व करेंगे, सिर्फ एक मसल को काम कराएंगे, वो कौन सा मसल? द सेकेंड हार्ट, यानी कि काफ मसल। कुछ ऐसा करें कि सिर्फ काफ मसल ही काम कर रहा है तो ब्लड शुगर गिरेगा। कैसे? अब देखिए, ये आप करते आए हैं अनजाने में, आप बैठे बैठे ऐसे पैर हिलाते हैं अनजाने में ऐसे, विच इज नोन टू बी बैड मैनर्स। अगर बैठे बैठे आप 1 घंटा ऐसे पैर हिलाएंगे तो 30 यूनिट mg पर डेसिलीटर ब्लड शुगर कम हो जाएगा घंटे में। तो एक और इंटरेस्टिंग बात, कोई इंसान कितना भी बीमार हो दुनिया का, जब वो ये करेगा वो घंटों तक कर सकता है बिना थके। ये कमाल है इस
सेकेंड हार्ट का, राइट। जिस तरह से हमारा हार्ट जिंदगी में कभी नहीं थका, है ना, यही एक मसल है कि जो हर पल चलता है। पैरों की मसल, हाथ, बाकी मसल्स का रेस्ट देते हैं ना। इवन ये जो सेकेंड हार्ट है, जब आप सो रहे होते हैं तब वो रेस्ट मिल जाता है, राइट। जिस तरह से आपका ये हार्ट है, हार्ट मसल जो बहुत स्ट्रांग है, जो 24 घंटे काम करता है सिंस यू आर बॉर्न, ठीक उसी तरह से ये जो मसल है ये भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग है। इसमें कितने भी देर तक आप करते रहेंगे, पूरा दिन निकल जाएगा, रात निकल जाएगी, आप थकेंगे ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, राइट। तो जब हम ऐसे करते हैं तो ये गुड बैड मैनर नहीं है, इट इज गुड मैनर, राइट। तो ऐसे करने से इसे बोलते हैं लेग फिजिटिंग। सो लेग फिजिटिंग कॉजेज लोअरिंग ऑफ द ब्लड शुगर। तो शुगर पेशेंट हैं, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, 8 घंटे बैठे रहते हैं, राइट। तो जब बैठे रहते हैं तो उनका जो ये सेकेंड हार्ट है वो 8 घंटे स्विच ऑफ रहता है, और जब वो स्विच ऑफ रहेगा तो सारी बीमारियां आएंगी, ब्लड शुगर की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां। तो अगर बीच बीच में से आपने ऐसा कोई रूटीन बना लिया या आदत बना ली कि अगर पैर हिलते हिलते रहे, तो ये ज़्यादा बढ़िया एक्सरसाइज है इन कंपैरिजन टू बाहर जिम में जाके दौड़ना उड़ना, उससे भी ज़्यादा बढ़िया ये है द फिजिटिंग, राइट। यानी कि हम अपना सेकेंड हार्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो अब ऐसे कई सारे तरीके हैं। मान लो आपको और तेज़ी से ब्लड शुगर गिराना है तो आपको ये सेकेंड हार्ट को और अच्छी तरह यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए सेकेंड एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, जब इसे बोलते हैं काफ मसल पुशअप। काफ मसल पुशअप, ये देख रहे हैं, इसको ऐसे बैठा मैं आराम से काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, आप अगर ये सोचेंगे कि मैं कितनी बार करने से, कितनी देर करने से मैं थकूंगा, वो समय कभी नहीं आएगा जब आप थक जाएंगे। करते रहिए। अभी थोड़ा अनईजी लगेगा कि भाई क्योंकि आपने कभी किया नहीं ऐसा, लेकिन बहुत बीमार पेशेंट भी जब ये करते हैं वो थकते नहीं, बोर हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे टायर्ड हो गए। हाँ, अगर ऐसे करते हुए आपके बाकी मसल भी स्ट्रेच हो रहे हैं ज़्यादा तो थकान कहीं और आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इस मसल को, जैसे अभी ये जो है यहाँ पे ये लगा हुआ है रॉड, तो ये अंदर नहीं जा रहा है, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके ऐसे जब पुश करेंगे, अब ये, तो इसमें मेरा सिर्फ काफ मसल ही इन्वॉल्व है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। अब ऐसे ऐसे जब करेंगे तो आपका ब्लड शुगर जो घटेगा दैट इज 1 mg पर डेसीलीटर पर मिनट, 1 mg पर डेसीलीटर पर मिनट। यानी अगर आप चाहते हैं कि 60 mg पर डेसीलीटर घट जाए, 60 mg घट जाए तो 1 घंटा, राइट। 1 घंटा कर लिया और उसका ब्लड शुगर चेक करके देखिए, राइट। इसमें तो कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, आप एक दिन करके देख लीजिए, राइट। तो जो ऑफिसेस में हैं, जिनकी सिटिंग जॉब है, वो सिटिंग जॉब में आप सेकंड हार्ट को अगर आप इन्वॉल्व कर लेंगे बीच बीच में से कि चलो भाई हर 1 घंटे में 10 मिनट के लिए कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बॉडी के जब ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा होगा तो सिर्फ वही कम नहीं होगा, बॉडी के और भी आंकड़े ठीक हो रहे होंगे जिसको हम मेजर नहीं कर रहे, है ना, तो वो भी ठीक होने लगेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, इसे कहते हैं, ये हो क्या रहा है, वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसको डायलेट कर रहे हैं, उसको कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, डायलेट कर रहे हैं, कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ये जो एक्टिविटी है इसे वेजो स्टिमुलेशन बोल सकते हैं। ये एक्टिविटी जो सर्कुलेशन को अच्छा करता है, हार्ट को सपोर्ट करता है, और इस एक्टिविटी में देखा गया है कि जब इस तरह से एक्टिविटी करते हैं जहां बॉडी के बाकी मसल इन्वॉल्व नहीं है, तब बॉडी ग्लूकोज की खपत, ये कार्बोहाइड्रेट की खपत ब्लड से करने की कोशिश करता है, ना कि मसल से करने की कोशिश करता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि प्रेफरेंस हो कि मेरे ब्लड में जो शुगर है पहले उसका इस्तेमाल किया जाए, तो वो तभी होगा जब आप सिर्फ, इसे सोलस मसल भी बोलते हैं, इस मसल को जब काफ मसल को इन्वॉल्व करेंगे। काफ मसल को इन्वॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, उन मेथड्स पे अगर हम आए, ये जो मैंने अभी बताया ना, उन्हीं के रेफरेंस पेपर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जब आप बहुत ही धीरे धीरे साइकिल चलाएंगे, बहुत ही धीरे, स्लो, वेरी लाइट बाईसाइकिल राइड, अगर आप तेजी से चलाएंगे तो बॉडी के मसल में ग्लाइकोजन है वो यूज होने लगेगा। जब बहुत धीरे चलाएंगे तो आपका ब्लड शुगर यूज होने लगेगा। तो अगर आपका गोल है कि मुझे अपना ब्लड शुगर घटाना है, तो साइकिल की जो स्पीड है तेज होनी चाहिए, धीरे होनी चाहिए, बिल्कुल लाइट। और जब लाइट साइकिल करेंगे, कैसे पता चलेगा आप लाइट कर रहे हैं? उसका एक ही तरीका है कि अगर आपको कोई थकान नहीं हो रही है, इसका मतलब आपका जो मेजर मसल इन्वॉल्व हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ काफ मसल हो रहा है, फिर थकान नहीं होगी, फिर घंटों तक चला सकते हैं आप।
राइट। तो वही एक आइडिया है। और उसके बाद जब ग्लूकोज मेजर भी करेंगे इन कंपैरिजन टू एनी अदर डे, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो आपको मिलेगा कि आपका ब्लड शुगर ज़्यादा अच्छी तरह से नीचे गिर रहा है इन कंपैरिजन टू एनी अदर एक्सरसाइज और इवन जस्ट सिटिंग आइडल, राइट। तो अब आते हैं, वो डाल देना, काफ मसल पुशअप्स हैं, अब है काफ मसाज। अब देखिए, मान लो किसी को ब्लड प्रेशर घटाना है, ठीक है, अब मान लो आपको अपनी नजरें यहां देखनी पड़ेगी। अब ब्लड प्रेशर किसी को घटाना है, ब्लड शुगर घटाना हो, ब्लड प्रेशर घटाना हो, बॉडी के कई सारे इमरजेंसी सिचुएशंस का जो चाबी है वो यहाँ पे है। वो सारी चाबी एक एक करके मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए। तो दूसरी चाबी, ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, मान लो किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तब ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं 20 मिनट के लिए से 30 मिनट के लिए। ये रहा काफ मसल, काफ मसल। काफ मसल को अगर आप मसाज करेंगे, काफ मसाज बोल सकते हैं इसको, मसाज करेंगे, सिंपल मसाज करेंगे, यानी कि दबाएंगे दबाएंगे ऐसे, और ऐसा अगर आप 20 से 30 मिनट करेंगे तो आप देखेंगे 10 यूनिट ब्लड प्रेशर, 10 to 15 यूनिट ब्लड प्रेशर नीचे हो जाएगा। वेरी सिंपल, राइट। किसी का ब्लड, थैंक यू, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो भाई चाबी आपके पास पता है, सेकंड हार्ट। इस हार्ट को आप कहाँ घुसेंगे, ये आपके कंट्रोल में है, आपके पकड़ में है। तो आपने इसको यूज किया अपने या पेशेंट के या इंसान के ब्लड प्रेशर को घटाने में। तो इससे मैं आपको इस मसल की यानी कि सेकंड हार्ट की अहमियत बता रहा हूँ। अब मान लो बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट मतलब ऐसे सिचुएशन जिन्हें बताया गया कि डिफिकल्ट सिचुएशन है, उन पे कैसे हम सेकेंड हार्ट को यूज करें, उस पे हम आ रहे हैं। ये देखिए, ये हमने पहले भी किया है बहुत बार, आप उसको उठा लो। फीवर, आप में से ज्यादातर पार्टिसिपेंट को पता है कि जब भी फीवर होता है हम क्या बोलते हैं, पानी बकेट में डालो और कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गर्म पानी। उसमें अगर बैठेगा इंसान, आपने बाल्टी ले लिया और बाल्टी लेके 42 डिग्री सेल्सियस पानी में ऐसे बैठ गए, पानी यहां तक है। ये जो एक्टिविटी है 42 डिग्री सेल्सियस, ये जो काफ मसल उसको वीजोडायलेट यानी कि उसको डायलेशन बढ़ा रहा है, राइट। ये इस और उससे सर्कुलेशन जो बढ़ रही है और बॉडी हीटअप हो रहा है। एक तो पहले से फीवर, ऊपर से आपने हीट और दे दिया, इससे अंदर जो वायरस होगा, जो इन्फेक्शन होगा, इट गेट्स किल्ड वेरी वेरी फास्ट। आधा घंटे करने के बाद आपका फीवर टेम्परेचर थोड़ा और आधा डिग्री जरूर बढ़ेगा, लेकिन उसके आधे घंटे बाद आप रियलाइज करेंगे ना तो टेम्परेचर है ना ही वो वीकनेस है। तो ये आप में से बहुत लोगों ने करके देखा होगा, देखा है कुछ लोगों ने करके, यस, सबने करके देखा। तो तब आप क्या कर रहे थे, अनजाने में ही सही आप अपने सेकेंड हार्ट को यूज कर रहे थे, सेकेंड हार्ट, राइट। तो ये जब करेंगे तो फीवर तो कम हो गई, ये जब करेंगे तो वीकनेस है, फटीग है, स्ट्रेस है, वो सब भी कम होगा, होता है, आपने देखा। तो इसी से जुड़ा हुआ हमने क्या किया, इसको करने के लिए ये हमने एक पूरा एक टूल किट बना दिया। फिलहाल तो हमने अपने हॉस्पिटल के लिए बनाया है, राइट। ये टूल किट बना दिया, इसको मैं समझाता हूं आपको। इसमें आप देखिए, ये हीटिंग पैड अंदर है। ये हीटिंग पैड अंदर से कैसे दिखता है वो मैं आपको दिखा दूं। इसको निकालो, हीटिंग रिंग बोल सकते हैं इसको। ये वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी के लिए फिलहाल हमने अपने लिए बनाया है, लेकिन आप भी सीख सकते हैं, आप घर पर बना सकते हैं। इसमें हीटिंग कॉयल अंदर, पूरे अंदर हीटिंग कॉयल है, फिर इंसुलेशन है, और यहाँ पे एडजस्टेबल, यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए इसका डायमीटर बड़ा छोटा करने के लिए है। और हमने आटे का जो एक ये कितने लीटर का, 16 लीटर का जो ड्रम होता है ना, वो खरीद लिया। वो तो मेरे ख्याल से 8-7 रुपये मिल जाएगा। और उस ड्रम के अंदर ऊपर से इसको चढ़ा दिया चूड़ी की तरह, और फिर यहाँ पे टाइट कर दिया, राइट, जैसा कि हमने इस वाले में किया हुआ है। और इसमें अगर टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर कितना दिखा रहा है अभी, 43 दिखा रहा है ना। तो टेम्परेचर, अब ये इससे क्या है कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 50 डिग्री, फिर बॉइलिंग हो जाएगा, लेकिन हमें 42 डिग्री चाहिए। तो 42 डिग्री को मेंटेन करने के लिए, और कहीं करंट वरेंट ना लग जाए उसको मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे हमने एक थर्मोस्टेट लगा दिया। और थर्मोस्टेट के लिए कुछ अलग हमने, हमारे जो इंजीनियरिंग टीम है उन्होंने लगाया। संयम जी और राजशेखर जी हैं यहाँ पे, आए नहीं मेरे ख्याल से। सर संयम जी रहे, एक बार हाथ रेस कीजिए। ये है इंजीनियर साहब।
आप कभी इनके फैक्ट्री में आएंगे तो ये तो छोटा सा पैनल है, कई कई मीटर यहाँ से वहाँ तक के बड़े बड़े पैनल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए आप बनाते हैं। तो और हमारी हेल्प करते हैं जब भी इस तरह के हमें काम कभी चाहिए होता है, तो आप भी इनसे सीख सकते हैं। इनको इनके नंबर लेके इनको वो बोल सकते हैं हमें सिखाओ फ्री में, है ना, तो क्या पता सिखा दें। ये हमने पैनल बना दिया। अब इसमें अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, एंजाइना हो रहा है, तो टेम्परेचर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे मेंटेन करने के लिए बस यहाँ पे हम वो टेम्परेचर कर देंगे और 15 मिनट लगते हैं पानी को गर्म करने में। 15 मिनट में हीटिंग पैड से उसके बाद टेम्परेचर मेंटेन होगा। और फिर दोनों पैर अगर, या फिर हम गर्म पानी इसमें रखें तब भी वो मेंटेन हो जाएगा, या गर्म पानी, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी रखें तो वो गर्म हो जाएगा। तो टेम्परेचर कंट्रोल अभी तक आपने गौर किया होगा कि ये जो करते हैं हम घर पे, तो कई बार करना नहीं चाहते, करना इसलिए नहीं चाहते बिकॉज करते हुए ये कौन पानी गर्म करे, फिर करते हुए पानी ठंडा भी हो जाता था। तो इस तरह की दिक्कतें हमें अपने हॉस्पिटल में आती थी, इसीलिए हमने फिर ये डिवाइस बना दिया। अब इससे बॉडी के बहुत सारे जो दिक्कतें हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो है वीजो डायलेशन, ब्लड वेसल का खुलना, दूसरा है वीजो कंस्ट्रिक्शन, उसका बंद होना। ये जो डायलेशन कंस्ट्रिक्शन का जो एक्शन है, डायलेशन कंस्ट्रिक्शन, जब भी डायलेट होगा तो बॉडी एंडोर्फिन प्रोड्यूस करेगा, उससे पेन कम होगा। जब भी कंस्ट्रिक्ट होगा तो बॉडी डोपामिन प्रोड्यूस करेगा और उससे आपके जो डिप्रेशन है, मेंटल फटीग है, वो कम होगा। इस तरह से जब ब्लड वेसल तेजी से खुलते बंद होते हैं तो बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं जिससे आपका पेन कम होता है। फॉर एग्जांपल जो कैंसर के पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में, उनको हम क्या करते हैं, हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड बड़ा ध्यान समझिए, 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में दोनों पैर 3 मिनट के लिए रखते हैं, 4 मिनट के लिए रखते हैं, 4 मिनट, एंड उसके बाद इमीडिएटली यहाँ पे दैट इज 12 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस पानी में, ठंडे बर्फ वाले पानी में 1 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, फिर दोबारा 4 मिनट, 1 मिनट, ऐसा अबाउट 5-6 साइकिल, 30 मिनट। जब हम ऐसा 30 मिनट करते हैं तो हम देखते हैं कि बॉडी के कई सारे पेन, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पेन है डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो डायबिटीज की वजह से पैरों में जो एक झंझनाहट होती है या एक्यूट पेन होता है या सेंसेशन लॉस हो जाता है, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपका कोई ऐसा पेशेंट है जो डायबिटिक न्यूरोपैथी का पेशेंट है तो उसके लिए सिर्फ हॉट नहीं, हॉट कोल्ड, हॉट कितना 4, कोल्ड 1 मिनट, इसका टेम्परेचर 12 डिग्री। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है 12 डिग्री एंड 42 डिग्री में 30 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस, ये 30 डिग्री का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ब्लड वेसल को बढ़ाता घटाता है। और ये जो स्टिमुलेशन है, ये स्टिमुलेशन से बॉडी में उस तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो हार्मोन आपके पेन के सेंसेशन को कम करेगा, करता है, जो आपके थकान के सेंसेशन को कम करता है, जो आपके हैप्पीनेस के सेंसेशन को बढ़ाता है। दैट इज हॉट एंड कोल्ड, यानी कि आपको अपने ब्लड वेसल को स्टिमुलेट करना है एंड थ्रू द सेकेंड हार्ट। जब आप इसमें पैर रखते हैं तो आपका ये जो हार्ट है, इसे हम हार्ट बोल रहे हैं, काफ मसल, ये पानी के अंदर है, राइट, और तब वो असर आना शुरू होता है। यानी कि आप अपने सेकेंड हार्ट को यूज करके कुछ अचीव करना चाहते हैं। वेरिकोज वेन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिकोज वेन में हमने देखा है, रिसर्च में भी देखा है, हमने पेशेंट्स में भी देखा है, वेरिकोज वेन में जो डायबिटिक न्यूरोपैथी में देखा है, result the same similar result you can see in varicose veins patient also। तो वो वाली बीमारियां जो अब तक इम्पॉसिबल लगती थी, ये लगता था इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, अब देखिए उसका इलाज भी है और बहुत ही सिंपल ढंग से है, घर पे ही हो सकता है। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठंडे पानी को ठंडा मेंटेन करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, खूब सारे बर्फ अगर रख दिया जाए जो फ्रिज से लेके डाल देंगे तो आधे घंटे तक ये ठंडा रहता ही है, कोई ऐसी मुसीबत नहीं है। हाँ, गर्म को गर्म मेंटेन करने में थोड़ी सी अगर आप मैन्युअली मेंटेन करेंगे तो इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ मेहनत, लेकिन हम तो तभी इसको भी ऑटोमेट हमने करने की कोशिश की। तो कैंसर के पेन में हमने देखा कि इसके साथ साथ अगर हम एक्यूप्रेशर भी कंबाइन कर देते हैं तो पेन का सेंसेशन उसका ठीक होने लगता है। याद रखिए, कैंसर का पेन जो बड़ा ही दर्दनाक होता है और वहाँ जितनी बार वो मॉर्फिन लेके पेन को रिड्यूस करता है उतनी बार वो उसका जो बॉडी है और कमज़ोर होती है। यूँ माने कि कैंसर और फैलने लगता है, उसका ट्यूमर और बढ़ने लगता है, उसके हीमोग्लोबिन और घटने लगता है। यानी कि थोड़े से पेन को ठीक करने के लिए अपने बॉडी को और ख़राब कर रहा है। तो ये और कुछ दिनों में वो फिर इंसान ख़त्म हो जाता है, हालत उसकी ख़राब हो जाती है। सो अगर पेन को ही मैनेज करना है तो पेन को मैनेज करने के लिए बेटर तरीका है, रादर देन यूजिंग मॉर्फिन आप यूज़ करो द सेकेंड हार्ट। सेकेंड हार्ट को यूज़ करने का तरीका आपके पास ये है,
अलग अलग बीमारी के लिए किसी में सिर्फ हॉट की ज़रूरत है, किसी में हॉट एंड कोल्ड की ज़रूरत है। अलग अलग में थोड़े टेम्परेचर वेरिएशन भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कहीं कहीं पे कुछ ना कुछ हर्ब्स, जैसे लेवेंडर ऑयल है, जैसे यूकलिप्टस ऑयल है, तो वो भी साथ में डालते हैं, क्योंकि जब पानी गर्म होता है तो आपके जो स्किन है वो खुल जाता है और आपके स्किन के रास्ते से फिर मेडिसिन एब्जॉर्ब होता है, हर्ब एब्जॉर्ब होता है। आप में से कुछ लोगों ने करके देखा होगा या करके देख सकते हैं कल जाके। आप नीम लीजिए, करेला लीजिए, हमारे हॉस्पिटल में हम करते ही रहते हैं। और नीम करेला लेके पीस के आपने एक थाली में रखा और थाली के को नीचे रख दिया, दोनों पैर ऊपर रख दिए थाली के, और ऐसे ऐसे करने लगे। ऐसा अगर आप आधे घंटे तक करेंगे तो आधे घंटे में आपका जीभ में करेले का टेस्ट, नीम का टेस्ट आ जाएगा। यानी कि बॉडी के लिए यहाँ से यहाँ तक का वो हर्ब को जो ट्रैवल करने का जो टाइम है दैट इज अबाउट 30 मिनट्स। तो अगर आपको अपनी बॉडी में मेडिसिन पहुँचाना है और अगर वो सेकेंड हार्ट का यूज़ करना है तो उसमें आप ये कर सकते हैं। लेकिन कौन से वाले बीमारी के लिए या कौन से वाले प्रॉब्लम के लिए कौन से वाला हर्ब, कितना अमाउंट ऑफ हर्ब कैसे करना है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बातें ऑफ कोर्स आपको सीखनी पड़ेंगी। लेकिन एक ब्रॉडली आपको आइडिया लग गया कि ये मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई रखने के लिए सिर्फ थोड़े से मैंने पॉइंट्स लिए, चाहे वो वीकनेस हो, फैटीग हो, हार्ट अटैक हो, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, कैंसर पेन है, स्वेलिंग ड्यू टू इंजरी है, फाइब्रोमाइल्जिया है, या एंजाइटी है, या इचिंग है। इचिंग में सिंगल स्टार है मतलब सिर्फ हॉट, जहाँ सिंगल स्टार है मतलब सिर्फ हॉट यूज़ करना है। जहाँ पे 3 स्टार है यानी कि हॉट एंड कोल्ड, जहाँ पे 2 स्टार है यानी कि हॉट एंड कोल्ड दोनों यूज़ करना है। एक जगह 3 स्टार इसलिए क्योंकि वहाँ 45 डिग्री सेल्सियस वाला हॉट यूज़ करना है। और वो कौन से में का क्या यूज़ करना है वो भी यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे क्लोजली देखेंगे तो दिख जाएगा, नहीं तो मैं आपको ये स्लाइड्स भेज दूंगा। तो चाहे वो वेरिकोज वेन्स हो, चाहे वो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, चाहे वो एंजाइना हो हार्ट का, चाहे वो फीवर हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो स्वेलिंग हो, ऐसे सारे प्रॉब्लम जो लगते थे कि बहुत ही भयंकर है, बहुत ही मुश्किल है, तो वो सारे बहुत ही आसानी से ठीक हो सकता है जब आप अपने सेकेंड हार्ट को यूज़ करेंगे। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि जो बातें मैं अभी बता रहा हूँ ये सारी बातें पिछले 2-3 साल में मॉडर्न मेडिसिन ने रीडिस्कवर किया है, जबकि ये सारी बातें, इनसे जुड़ी हुई बातें हमारे आयुर्वेद में सदियों पहले लिखी गई थी। आयुर्वेद में कहाँ पे किस तरह से इनका जिक्र है, इसके लिए एक बार फिर डॉक्टर अनु प्लीज कम ऑन द स्टेज और थोड़ा सा आप आयुर्वेदिक जो कनेक्शन है वो एक्सप्लेन करें। थैंक यू डॉक्टर BRC। सबसे पहले तो जो अभी डॉक्टर BRC बता रहे थे कि ये बैड मैनर्स की बात की, मैं अगर बात करूं कि कैसे बैड मैनर्स के नाम पर बीमार करने वाले सोशल एटिकेट्स को पॉपुलर किया जाता रहा, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें रोज़ हमने देखा। हम बच्चों को भी, अभी भी हम अपने बच्चों को डांटते हैं, खांसो मत, छीको मत, डकार क्यों लिया, पात क्यों मारा, है ना, और पेट में से आवाज आ रही है, तो वो भी एक हमारी बैड मैनर्स में आता है कि आप बैठे हुए एक मीटिंग में, लेकिन आयुर्वेद टेक्स्ट में 13 तरह के ऐसे नेचुरल अर्जिस हैं, ऐसे वेग हैं जो मेंशन्ड हैं, जिसमें कि जिसको हमने सोशल एटिकेट्स के नाम पर वेस्टर्न सोच के हिसाब से हम उनको रोकते हैं, लेकिन उससे इतनी सारी बीमारियां होती हैं। और इसके बारे में आगे और बात करेंगे जब कोर्स की बात हम करेंगे। तो ये जो चीज़ बताई, यूकलिप्टस ऑयल की बात कर रहे थे डॉक्टर BRC, तो बहुत सारी ऐसी आयुर्वेद की थेरेपीज़ हैं, जैसे परिषेक है, परिषेक आप सब ने सीखा है ना, जैसे कि पोटली है, जैसे कि अभ्यंग है, जैसे कि धारा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये भी सीखा कि अलग अलग तरह के ऑयल्स, अलग अलग तरह के हर्ब्स उसमें यूज़ हो रहे हैं। तो अब ये किसी ने ये भी तो माइंड में सवाल आता है कि ऐसा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डर्मल एब्जॉर्प्शन होता है, हमारी जो स्किन है वो एब्जॉर्ब करती है, और जो वो हीट है वो हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करके ब्लड सर्कुलेशन जो उसकी परमेबिलिटी है वो बढ़ती है। तो ये यूकेलिप्टस ऑयल जो है, यूकेलिप्टस ऑयल जो पीछे सारी प्रॉब्लम्स बताई गई थी उसकी जो लिस्ट डॉक्टर BRC आपको देंगे, अलग अलग जगह पे इसको पेन में या और कई सारी चीज़ों में इसके सिर्फ 4 से 5 बूंद बड़े ही आसानी से इस गर्म पानी में डाल के हम यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसका ये टेक्सचुअल रेफरेंस है। यूकेलिप्टस ऑयल की अगर बात करें तो पर्टिकुलरली ऑयल को रिकॉग्निशन दिया हुआ है आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया में,
और ये इसके टेक्सचुअल रेफरेंसेस हैं जिसमें तैलपन के नाम से ये हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी और क्या क्या किस तरह से इसको इस्तेमाल करना कैसे कैसे ये सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है। अभी बात करें, ये ड्रग एब्सॉर्प्शन का है कि हीट से क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा, परमेबिलिटी बढ़ेगी और स्किन एब्जॉर्ब करेगी, डर्मल एब्जॉर्प्शन होगा। यही सिद्धांत है आयुर्वेद में यूज अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ऑयल्स के साथ मसाज या अलग अलग ऑयल्स के साथ में पोटली करने के पीछे। अब हम बात करते हैं वेजो स्टिमुलेशन, वेजो ओके, क्योंकि सामने हमारे स्टूडेंट्स ही बैठे हैं तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है। हमने पढ़ा CCAP के फर्स्ट बैच में, लेट इट बी अ टेस्ट, कि कौन सा गुण है हमारी बॉडी का, कौन सा ऐसी चीज है जो पेन की सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेरी गुड, थैंक यू। और अभी मुझे एक चीज मैं और एक्सपेक्ट कर रही हूं कि हमने कुछ गुण उसमें पढ़े, वात के गुण होते हैं कुछ, तो कि वो क्या करती है, कैसी होती है। हाँ, गति होती है और ड्राई होता है और लाइट होता है और शीतल। यस, तो दैट मीन्स कि वायु कोल्ड है, हवा चलती है, ठंड लगती है, समझ में आता है, ठीक है ना। ठंडक चाहिए, हवा चाहिए, समझ में आता है। दैट मीन्स ठंडक से वायु बढ़ती है कि कम होती है, बढ़ती है। और अगर उसके उल्टा करेंगे हीट, उससे क्या होगा, वायु बढ़ेगी या कम होगी। एग्जैक्टली ये जो इसके गुण हैं, तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल, यानी कि ये वायु के गुण हैं। ये सारी साइंस हमें क्या समझा रही है, वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन। जैसे ही हम वात कोल्ड है, अगर हम गर्म पानी की बाल्टी में पैर डालेंगे तो क्या मिलेगा, हीट। हीट मिलने से क्या हुआ, वायु बढ़ा के कम हुआ। हाँ, वायु कम हुआ, वायु कम हुआ तो वहां पे गति कम हुई, वेजोडाइलेशन हुई, ब्लड प्रेशर कम हुआ, पेन कम हुआ, बाकी सारे फीचर्स जो है वो ऐसी वाली प्रॉब्लम्स वो कम हुई। इसके उल्टा अगर हम ठंडे पानी में पैर डालेंगे तो वायु को बढ़ेगा, यानी कि जहां हमें वायु को बढ़ाने की जरूरत है वहां हमें क्या यूज करना है, जहां हमें उसको कम करने की जरूरत है वहां क्या यूज करना है। डॉक्टर BRC ये लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इन लोगों को क्या करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे आयुर्वेद में आगे के कोर्स के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर BRC ने बताया कि पढ़ाने का तरीका या वो चीज़ें नहीं पढ़ाना जो एक्चुअली सही रखने में या सही होने में दोनों तरह हमारे काम आ सकती हैं, है ना। जैसे अभी वेग धारण की बात करी तो वो वेग धारण जो है, यानी कि वो जो नेचुरल एनर्जीज है उनको रोकने से कितनी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। एक हिचकी रोकने से हार्ट अटैक आ सकते हैं, क्या आप जानते हैं, किसी ने नहीं बताया। अगर हम पब्लिक में बैठे हैं, हम गैस नहीं पास कर सकते, लेकिन उसको रोकने से कितनी बीमारियां होंगी, क्या किसी ने जाना। और अगर वो बीमारियां, कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कौन सा वेग अगर हम धारण नहीं करेंगे तो हम ठीक हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अगले कोर्स में। तो यस, तो ये जो ऐसी बहुत सारी थेरेपीज, किन किन इमरजेंसी कंडीशंस में हम लोग कौन कौन सी थेरेपीज को बड़े इजीली खुद यूज करके उनको आराम से हैंडल कर सकते हैं। अभी एक बात मैं बस और करूंगी, वो ये है कि जैसे पहले बात करी थी फ्रैक्चर की, अब मेरा एक और सवाल है कि किसी का भी फ्रैक्चर हुआ, कितने लोग हैं इस रूम में बैठे हुए जिनको ये लगता है कि उस फ्रैक्चर को आप अपने आप घर पे मैनेज कर सकते हैं। वेरी गुड, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। तो कितने लोगों को ये मालूम है कि ऑलरेडी ये जो फ्रैक्चर के ऊपर जो प्लास्टर लगाने का कॉन्सेप्ट है वो हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो औषधियां उसमें यूज होती थी वो सारी किसी ना किसी तरह से, मतलब मंजिष्ठा है, गुगुल है, ऐसी बिल्कुल नॉर्मल सी हर्ब्स जो रोज हमारे आसपास हम लोग यूज करते हैं, उनको मिला के प्लास्टर लगा के और बोन को बस खींचना है और उसको प्लास्टर को लगा देना है। नहीं भी हम उसको, मान लीजिए कि हमें लग रहा है कि हम इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम उसको सही से कर दिए, तो कम से कम कहीं पहुंचने तक एक डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद में ही अस्थि में काम करते हैं, उनके साथ मेरी बात हो रही थी, वो किन्नौर में रहते हैं। वो कह रहे हैं कि
अगर किसी को फ्रैक्चर होता है तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है जहाँ जाके प्लास्टर लगता है। और प्लास्टर किस चीज़ का लगाते हैं? प्लास्टर किस चीज़ का लगाते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वो कोई अच्छी चीज़ है क्या? तो सारी नेचुरल चीज़ों को हटा के सिंथेटिक चीज़ें ले आई गई। अब हमें क्या करना है, एक एक करके वही सारी चीज़ें वापस लेके आना है जो ऑलरेडी हमारे यहाँ होती थी, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, लेकिन उसको ना बताया जाता है, उसको उल्टा छुपाया जाता है। तो नेक्स्ट कोर्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम और निकाल के लेके आएंगे। इमरजेंसी कंडीशंस में ऐसे जो कंडीशंस हैं जिनमें हमें लगता है कि ये तो बड़ा टीडियस प्रोसेस है, वो सब हम सीखेंगे। तो इस कोर्स के बारे में आगे और जानकारी जो डॉक्टर BRC खुद देंगे। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अनु। तो आपने इसका आयुर्वेदिक कॉन्टेक्स्ट आपने जाना, तो जो बातें आज हम कर रहे हैं ये बातें सदियों से लिखी हुई हैं और बताई गई हैं, बस उसको उसके बाद छुपा दिया गया है। तो आप में से जो लोग आप सब ने जिन लोगों ने तीनों के तीनों हमारे पायदान स्टेप्स पूरे कर लिए, पहला तो ऑनलाइन क्लास पूरा किया, फिर जालंधर जाके 7 डेज़ का किया पूरा, उसके बाद हिम्स में आके 3 दिन का किया। हिम्स में आके 3 दिन का किया, वहाँ आप में से कुछ लोगों की शिकायत थी कि डॉक्टर्स उतने कॉपरेट नहीं कर रहे। डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं, वो कॉपरेट करना भी नहीं चाहते। उनके इंस्पाइट ऑफ नॉट कॉपरेटिंग तब आपको सीखना है, प्रॉब्लम ये है, राइट। इसी चैलेंज को आपको लेकर जब हिम्स में जाएंगे तो ठीक रहेगा, या फॉर दैट मैटर कहीं भी जाएंगे तो सीखना आपको है, राइट। तो वो आप एक हिम्स जाते हैं तो वो 3 दिन के लिए ऑब्जर्व करते हैं कि भाई हो क्या रहा है, डॉक्टर क्या सोच रहा है, पेशेंट क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है, उसका परिवार वाले क्या बोल रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन के लिए है, हॉस्पिटल सेटिंग में क्या चल रहा है, राइट। इसलिए 3 दिन के का जो इंटर्नशिप है वहाँ पे है। जिन्होंने ये तीनों पायदान पूरे किए उन्हीं के लिए है एडवांस कोर्स दैट इज हैंडलिंग इमरजेंसी एंड लाइफ विद पंचकर्मा, राइट। तो ये उन्हीं के लिए है, और ये 2 महीने का ऑनलाइन होगा प्लस 7 दिन का ये जालंधर में जाके एडवांस ट्रेनिंग होगी। अभी जो ट्रेनिंग थी वो बेसिक ट्रेनिंग थी, और उस ट्रेनिंग से काफ़ी कुछ आप कर सकते हैं, बट ज़्यादातर क्रॉनिक चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। अब जो ट्रेनिंग होगी वो तो टूवर्ड्स इमरजेंसी चीज़ों को हमारे जो टेक्स्ट में लिखी गई हैं उनकी मदद से आसानी से कहीं भी रहते हुए विद लिमिटेड रिसोर्सेज हम बड़े से बड़ी चीज़ों को कैसे आसानी से ठीक कर सकते हैं, उसी का आपने थोड़े बहुत कुछ एग्जाम्पल्स आज आपने देखे यहाँ पे, जो भी हमने किया बताया आपको, या जो सेकेंड हार्ट है जो हमने देखा। और इन सब को सीखने का और इम्प्लीमेंट करने का अभी से ज़्यादा उपयोगी टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखा ही है कि अब सेकंड कोरोना वो जो भूत है वो दोबारा आने वाला है, ऐसा आपने पढ़ा ही है। बट पिछली बार वो आपके लिए एक सरप्राइज़ था, एक शॉक था, लेकिन अब आपको आदत पड़ गई है, अब आप ज़्यादा ट्रेंड हैं और ज़्यादा अलर्ट हैं। तो अब इन चीज़ों को सीख के एक कदम आगे बढ़ के ये आपके लिए एक टूल, एक हथियार की तरह यूज़ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद जब यहाँ से बाहर जाएंगे, अपने अपने घर को जाएंगे, जितनी बार वो टायर देखेंगे, जितनी बार झालमुड़ी देखेंगे, हाँ आपको इस लेक्चर की ज़रूर याद आएगी, और जितनी बार ये लेक्चर याद आएगा आपको लेक्चर का कंटेंट भी ज़रूर याद आएगा। इसी उम्मीद के साथ आज के इस लेक्चर को तो यहीं पे हम विराम देते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू। अभी 3 काम बाकी हैं आपके, 3 काम आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ से बाहर। एक तो हमारा ग्रुप फोटोग्राफ होगा, तो ग्रुप फोटोग्राफ के लिए यहाँ से बाहर जाना है, और ग्रुप गेट नंबर 4 के पास, राइट। ग्रुप फोटोग्राफ की इमीडिएट बाद आपको सर्टिफिकेट्स, अभी तो यहाँ फोल्डर थे, चिट्ठी थी, सर्टिफिकेट आपको आपके जहाँ जो पायदान आपने की उसके हिसाब से मिलेगा, वो कलेक्ट कीजिए। तीसरा काम है उसके बाद खाना, फूड, द सेकंड ब्रेन के लिए आपका इंतजार कर रहा है, तो उसके लिए भी हम आगे बढ़ें। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। तो मैं भी आगे जा रहा हूँ ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, आप भी गेट नंबर 4 के पास पहुँचिए। पहले पहुँचने से फ़ायदा है कि अच्छी सीट मिल जाएगी शायद, राइट। ओके, तो मिलते हैं गेट नंबर 4, बाहर नहीं अंदर ही ना, राइट। और हमारे मित्र अनिल जी, आपके लिए ये किताब है, आप लेट आए लेकिन ये किताब मैं नीचे आके देता हूँ आपको। मेरी एक डायरी है, किसी उस पर रखिए, जरा अनाउंस कर दीजिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर फसीउद्दीन, एक डायरी रखी है, वो मुझे दे दें, किसी को मिली। एक डायरी होगी सीट्स पे डॉक्टर फसीउद्दीन की, प्लीज़ ये रहे, उनको आप वापस कर दीजिएगा। प्लीज़ चेक सीट्स पे एक डायरी है मिस्टर फसीउद्दीन की, वो इन्हें वापस कर दीजिएगा। और आप लोगों को श्वेता जल्होत्रा एंड सिमरन मेहरा विल डायरेक्ट यू टूवर्ड्स द वेन्यू वेयर फॉर द फोटोग्राफ। तो आप सभी लोग अभी सीधे वहीं प्रस्थान करें ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, फॉलोड बाय द सर्टिफिकेट डिस्पर्सल। जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन काउंटर में मॉर्निंग में जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन्हीं काउंटर्स पे आपको आपके सर्टिफिकेट्स जो भी आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी आपने क्रॉस किए हैं
what do we call it, exams or online certification or hot hands-on training or your 3 days internship. अपने certificates collect कीजिए. After that, you can proceed for the lunch. फोटो खिंचाना है तो मैं रखा है तो मिली नहीं। मिस्टर फसीउद्दीन की डायरी कहीं मिसप्लेस हो गई है. काइंडली चेक. सर व्हाट काइंड ऑफ डायरी वाज दैट? किस कलर की? कांग्रेस की ग्रीन कलर की एक डायरी है। ग्रीन कलर की डायरी प्लीज चेक कीजिए. इधर बैठे थे कौन इधर भी बैठे थे। अब मैं खुद ही देख रहा हूँ। वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।